गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया यार, मतलब बिना बताए यार, मतलब हद है यार। है कोई कोई खबर नहीं, कोई कानो कान खबर नहीं है पता। सच में बोलते हैं इसको सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, है ना। कोई गलत बात नहीं है ये बोलना, बिल्कुल सही बात है ना। कोई बात नहीं यार, सेम ही लेवल होता है, ज़्यादा कोई सरप्राइज होने की जरूरत है नहीं इस चीज़ में। किसको सरप्राइज करेगा, हमें सरप्राइज करेगा। है इसकी औकात है इतनी बड़ी। हम्म, हमें सरप्राइज करेगा वो। कितना सरप्राइज करेगा, हम इतनी प्रिपरेशन कर लेंगे, इतनी तैयारी कर लेंगे, कहाँ से सरप्राइज करेगा। सरप्राइज उनको करता है जिनकी तैयारी नहीं होती। हम तो ऑलरेडी ट्रैक पे हैं। हम्म, हम तो पहले दिन से ट्रैक पे है भैया। हम तो पहले दिन से मेंस पढ़ रहे हैं, किसको सरप्राइज कर रहे हैं आप। छठवीं क्लास है दोस्तों, सिक्स डे है, जब तक ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा चल रहा था ना, ऐसा मान के चलो कि एसबीआई को कुछ नहीं आया है। कुछ भी नहीं आया, ऐसा मान के चलो। जो जैसा आप कर रहे थे, जैसा आज से पहले कर रहे थे, वैसा करते जाओ, बस वैसा करते जाओ, सिंपल। थोड़ा प्रीलिम्स को लेके बढ़ा दो, एक जो मान लीजिए कि प्रीलिम्स थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दो, मामूली सा बढ़ा दो, कुछ एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो, कभी दो सेक्शनल टेस्ट लगा लो, बस। ज़्यादा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना प्रीलिम्स को लेके ना। आ, वही यार, इतना कुछ सोचने का नहीं है। एस बी आई पी ओ बड़ा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल चीज़ है, इतना कोई बड़ा हाई फाई एग्जाम तो है नहीं। बस ठीक है, आई बी पी एस पी ओ कर रहे हो, सेम लेवल होता है। वो सेम लेवल फॉलो कर देंगे। तो पहले हम आई बी पी एस पी ओ मेन्स लगाते थे, अब सिर्फ आई बी पी एस एस बी आई पी ओ लगा देंगे। बताओ कहाँ जाएगा एस बी आई पी ओ, जाएगा कहाँ पे। एस बी आई पी में तो 30 क्वेश्चन ही आते हैं और सेम लेवल के आते हैं। आई बी पी एस पी में तो फिर भी 40 क्वेश्चन आते हैं। 35 आते हैं, कितने आते हैं यार। 35 आते हैं, 40 आते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज हो। ठीक है, तो इतना कोई डरने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डरने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ चीज़ें नॉर्मल है, सब चीज़ें नॉर्मल है। आईबीपीएस पीओ की जगह में एसबीआई और लगा दिया, वही सेम क्लासेस, छठवां दिन है, 80 क्लासेस करनी है। धीरे धीरे करते करते कब पता लगेगा कब 80 क्लासेस हो गई, एग्जाम में बैठेंगे, फोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ है, इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आपको। आज तो 3 डीआई करने वाले हैं। ये 3 डीआई का जो लेवल होगा ना दोस्तों, इतना इतना खतरनाक लेवल होगा। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा। मतलब आपको दिखा देता हूँ, वेन डायग्राम पे बेस्ड। ये आप डीआई देखो, वेन डायग्राम पे बेस्ड इतना गजब का डीआई है, इतना गजब का ये डीआई है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अब आप इसके अंदर इतनी बेस्ट अप्रोच सीखोगे ना, कि कैसे हम देखो स्टेटमेंट को आपस में लिंक कैसे करते हैं, कैसे लिंक करते हुए आपस में पढ़ेंगे ना, आपको आपको इतना ईजी लगेगा ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 90% स्टूडेंट इसको देखते ही छोड़ देंगे, लेकिन ये इतना ईजी है ना। बस चीज़ एक मैटर करती है कि आप कितना अच्छे से, कितना आसानी से, कितना एफिशिएंसी के साथ में लिंक कर पाते हो चीज़ों को। लिंकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल डीआई है एक, जिसके अंदर एक्सेस के बारे में बता रखा है कि एक्स एक्सेस पे है, ये है नंबर ऑफ बॉयज़ है, वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, ये बहुत गजब का लॉजिकल डी है, ये बहुत गजब का, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। केसेस लेंगे इसके अंदर हम लोग। और दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल एक अपने पास में है, अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड डीआई है। इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है आपको, है ना। बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसकी कुछ क्वेश्चन है अपने पास में। तो बस आपको ना क्वेश्चंस पे आज इतना फोकस नहीं करना। आपको देखो, आपको एक अप्रोच सीखनी है यहाँ पे। अप्रोच क्या होगी कि कैसे हम लिंक करते हैं चीज़ों को आपस में, लिंक करना सीखना पड़ेगा। हर एक कॉन्सेप्ट में कोशिश करता हूँ कि हर एक जो क्वेश्चन लेके आऊँ, कोई भी डीआई अगर मैं लेके आ रहा हूँ, कोई भी कुछ भी मैं लेके आ रहा हूँ, कोशिश मैं ये करता हूँ कि वो आपस में लिंक मतलब कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाए, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ चीज़ आपको सिखा के जाए। आई यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको मैं। 3 डीआईज करने वाले हैं, गिव जस्ट 1 मिनट। ठीक है, 3 वेरी ब्यूटीफुल लेवल डीआईज करेंगे हम लोग। इसके अंदर जो एल्जेब्रा और क्वालिटी इक्वेशन बेस्ड डीआई होगा एक, एंड वेन डायग्राम, ये तो बहुत टॉप क्वालिटी का डीआई है, बहुत ही टॉप क्वालिटी का डीआई। और वेरिएबल बेस्ड एक ग्राफ डीआई होगा। ठीक है, जिसके अंदर भी हम बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे आप केसेस लगाते हो, कैसे पॉसिबिलिटी लगाते हो। देखना आप जब तक दिमाग खोलोगे नहीं ना, तब तक कुछ, वो बस हलवा क्वेश्चन करके कुछ होने वाला नहीं है। मैं जनरली बता रहा हूँ, ये कुछ मेरे बारे में है, ये आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट रहता है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मेल कर सकते हो, कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई करने का। ठीक है, और इंस्टाग्राम है अपने पास में, और टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ मिलती है। और ये क्लास हमेशा 10 बजे सुबह होती है। जितना हो सके उसको शेयर करो, क्योंकि कंटेंट आपको पता है, बेस्ट क्वालिटी का हम लेके आते हैं। कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत नई सिखा के जाए और आपका लेवल इंप्रूव हो। 80 क्लासेस की अपनी सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज ये छठवां दिन है। ठीक है, 5 क्लासेस जो नए स्टूडेंट है वो चेक कर सकता है प्लेलिस्ट में जाके। प्रॉपर इसकी प्लेलिस्ट बना दी है ऑलरेडी। 22 या 23 क्लासेस हम आरआरबी पीओ मेंस की कर चुके थे, जिनकी एवरेज लेंथ 2 घंटे के आस में थी। और एवरेज 20 क्लासेस हम एसबीआई क्लर्क मेंस की करी थी हमने, जिनकी एवरेज लेंथ 2 घंटे के आसपास थी।
तो ऑलरेडी मेंस का इतना कंटेंट इस पे है कि आपको कोई भी कहीं भी पेड कोर्सेज लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सीक्वेंस वाइज है, इतना सीक्वेंस वाइज सब कुछ दिया हुआ है, तो टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है ना। स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा ईजियर साइड पे डीए से, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा, लॉजिकल डीए होगा, काफी मजा आएगा आपको सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पढ़ते हैं इसको। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। चलो थोड़ा पढ़ो इसको, दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना, कैसे आपस में लिंक करेंगे चीज़ों को, कैसे आंसर निकालेंगे इसका। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो वेन डायग्राम आप देखोगे ना, उसमें आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा, पूरा दिमाग हिल जाएगा आपको। डायरेक्शन गिवन है, स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर अपने को करना है। चलिए, सबसे पहले क्या दिया है, देखो एक इक्वेशन है 3a², लेट मी जस्ट, इक्वेशन क्या है, 3a² माइनस का 6b + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4a और माइनस का 640 अपने को गिवन है इक्वेशन। और ये दूसरी इक्वेशन है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, ई है इसके अंदर, सी है, डी है, डी है, सी है, 4-5 वेरिएबल्स एक इक्वेशन के अंदर घुसा दी। तो कैसे देखो लिंक करेंगे आपस में, कैसे चीज़ों को शेड्यूल करेंगे आपस में। कुछ चीज़ें दे रखी है, बी एक नेचुरल नंबर है और बी सी ई आर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब आप समझते हो, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जैसे जो सी आता है ना, जैसे x² प्लस का 3x प्लस का 5, ये कांस्टेंट होता है, ये होता है कांस्टेंट। समझ रहे हो बात को, आगे देखते हैं। जहाँ पे f एंड माइनस का 32/3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ पे f और 32/3 क्या है, रूट्स है इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, एंड 2b बट्टे में f माइनस का 9.5 इज लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड। ये जो इक्वेशन सेकंड का क्या है, लार्जर रूट है, कौन सा, 2b बट्टे f माइनस का 9.5। ये एक नया रूट निकलेगा अपने पास में, इसको बाद में निकालेंगे। कब निकलेगा ये, जब अपने पास में b और f की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद में निकलेगा। आपस में धीरे धीरे बिल्कुल इत्मीनान से, तबीयत से सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, बहुत मजा आने वाला देखते हैं। आपको एक लाइन बोली थी कि f एंड माइनस का 32/3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स है कौन से, एक तो है f और एक है माइनस का 32/3, इसके रूट्स है। तो आपको पता है यार 32/3 इसका रूट्स है, मतलब ये जो इक्वेशन जिस फॉर्म में है, इक्वेशन a² की फॉर्म में है, 4a है, तो मतलब a की फॉर्म में है, तो a की वैल्यू क्या क्या आएगी अपने पास में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक ही आ गया, एक ही आ गया। एक तो पता है अपने को माइनस का 32/3, तो ये रूट इसमें पुट करते हैं। अब जैसे ही मैं पुट करूंगा इसमें, देखो क्या मिलेगा अपने को, भाई 3 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस का 32/3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या बनेगा 1024, बट्टे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सिंपल बात है। माइनस में क्या आ जाएगा 6b + का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा 6b + का 2 इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एंड देन माइनस का 4/a, तो माइनस का 4 तो ऑलरेडी है, और भाई ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 32/3 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस माइनस को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, इज इक्वल में था 640, ये इधर आके प्लस का 640 बन जाएगा। किसी भी भाई को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्वायर करूँगा 9 आ जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी, इसका स्क्वायर करूँगा 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है, पता नहीं क्या आदत होगी, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गलती होती है लास्ट 2-3 क्लासों से, लेकिन कोई नहीं, उसको हम बाद में सेट कर लेते हैं। ये क्या बन गया 1024/3 आ जाएगा। ठीक है, 1024/3 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिलेगा 64 और 128, 128 में आ जाएगा, प्लस में 128 बट्टे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस में क्या है 640 भी है, 640 भी है। इज इक्वल में देखो ये माइनस का 6b + का 2 का स्क्वायर उधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो 6b और प्लस का 2 का स्क्वायर ही बन जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेट मी जस्ट चेक कि सही तो चल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं ना, आगे देखते हैं। इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूँ दोस्तों, इनका एलसीएम लेता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। देखो इसको छोड़ देते हैं एक बार, इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि बट्टे में 3 है, आपको पता है जब बट्टे में 3 है तो एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे आपस में, तो क्या बनेगा 12, 1, 5 और 1152, और प्लस में है 640। इसको छोड़ देते हैं, 1152 तो जा रहा है ना भाग, 5 2 7 और 2 9। 1152 में जब 3 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा, 3 3 9, 2 5 8 3 24, 4 3 12, 384 प्लस का आ जाएगा। देखो 1152 कहाँ से मिला अपने को, जब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, इन दोनों को सोल्व किया तब मिल गया। और प्लस में क्या बचा है 640 बचा है, इज इक्वल में अपने पास में है ही 6b + का 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें,
इनको ऐड कर लेते हैं आपस में, क्या बनेगा देखो, 4 12 प्लस 1024 बन जाएगा, इज इक्वल में 6b प्लस का 2। इसका स्क्वायर जब इधर आके, इसका स्क्वायर जब इधर आके भैया रूट में जाएगा ना, तो रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से दो चीजें आएगी प्लस माइनस का, क्योंकि जब स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो प्लस माइनस में जाता है। लेकिन इसने क्या बोला कि बी एक नेचुरल नंबर है, बी एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में नहीं होते। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना, हमेशा एक से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, तो कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता। समझे? तो 1024 का रूट क्या होता है, तो आप बोलो सर 32 होता है, इज इक्वल में क्या है 6b प्लस का 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 पंजे 30 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या इसमें किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? b की वैल्यू तो 5 हमने निकाल ली। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कुछ रूट्स वगैरह पे बात करते हैं। क्या कुछ रूट्स के बारे में इसने बोल रखा है, क्या कुछ इसने बात कर रखी है। ठीक है, इसको देखते हैं। बी सी ईयर कांस्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में भी पता है। चलो एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एफ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और एफ जो है ना, इसका रूट है, तो इसके अंदर इस बी को रखते हैं, क्योंकि बी देखो यहाँ से निकला, तो बी का रूट बी अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यूज ले सकते हैं अपन लोग आराम से। तो जब मैं यहाँ रखूंगा तो देखो क्या बन जाएगी, 3a² ऑलरेडी था, माइनस का चिन्ह है, 6b, बी की वैल्यू 5 6 जो 30 और 2 32, 32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1024। ठीक है, माइनस का है 4a, माइनस का क्या है 4a, ये आ जाएगा 4a, और ये बन जाएगा इधर जाके प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा 640, इज इक्वल में क्या रह जाएगा 0 है। कोई दिक्कत है? ये कुछ इनको करेंगे कुछ लोग, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a² आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 4a दोस्तों। इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो माइनस का ही रहेगा ना, कितना जाएगा देखो 4 जाएगा, 12 में से 4 गया 8, और 9 में से 6 गया 384, इज इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या इसमें किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे इक्वेशन बन गई अपने पास। अब इक्वेशन का जो रूट निकलेगा, वो इक्वेशन देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम 2-3 तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो रूट निकाल लो, या फिर आपको पता ही है ये फॉर्म दे रखी है, ऐसे निकाल लो। तो आपको पता है, आपको पता है दो रूट से, एक तो है एफ और एक क्या है माइनस का 32/3। तो हम सम ऑफ रूट से निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते हैं, या फिर रूट्स प्रॉपर्ली निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो मेरे को जो ईजी लग रहा है यहाँ पे, जो बेस्ट तरीका हो सकता है, वो होता है सम ऑफ रूट से। एक रूट है एल्फा और एक रूट है माइनस का 32/3, है कि नहीं? तो क्या होता है, माइनस का b/a होता है, माइनस का b मतलब क्या है माइनस का 4, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। भाई माइनस का तो ऑलरेडी था, और माइनस का 4 यहाँ से और आ जाएगा, और बट्टे में a मतलब कितना है 3, बट्टे में आ जाएगा 3। तो भैया ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो प्लस का 4 ऊपर रह जाएगा, प्लस का 4 ऊपर रह जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा 3। जब 32/3 इस साइड में जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी देखो 36/3, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 आ जाएगी। व्हाट वी गॉट f इज 12, तो f की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 12 आ गई। क्या आप चीज को समझे? f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12 आ गई। ठीक है, तो मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इसके दो रूट्स निकल के आए, एक तो निकल गया माइनस का 32/3, एक अपने पास में क्या आ गया 12। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f की वैल्यू भी कितनी आ गई दोस्तों 12, f की वैल्यू भी कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब आपसे क्या बोलता है, अब आपसे क्या बोलता है, अब आपसे क्या बोलता है, थोड़ा अभी तो असली तिकड़म तो अभी बाकी है, असली तिकड़म तो अभी बाकी है, देखते हैं। b एक नेचुरल नंबर है, और यहाँ से हमें पता लगा कि हम देखो b की वैल्यू दो निकल के आ रही थी, एक तो प्लस में आ रही थी, एक माइनस में निकल के आ रही थी, लेकिन माइनस को हम ले नहीं सकते क्योंकि b नेचुरल नंबर है। तो ये लाइन को हमने लिंक कर लिया आराम से। b c e और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, b और c कांस्टेंट है, मतलब किसी भी x का या x स्क्वायर के कोफिशिएंट नहीं हो सकते। आगे यहाँ पे देखते हैं, समझने का कोशिश करेंगे। f एंड 32/3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेकंड जो है ना, इक्वेशन सेकंड का भी पूरा का पूरा काम तमाम करना बाकी है। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या करेंगे, इसका एक रूट है, क्योंकि अपने पास देखो b भी निकल के आ गया, b कितना निकल के आया, तो आप बोलो सर b 5 आया, और अपने पास में f भी निकल के आ गया। तो यहाँ से इस लाइन से जो फोर्थ अपने पास में लाइन है, इस लाइन से एक कोई रूट निकल के आ जाएगा, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड का एक रूट निकल के आएगा। 2b, क्योंकि अपने पास b है, b निकालना जरूरी था रूट निकालने के लिए, और f निकालना जरूरी था रूट निकालने के लिए। ठीक है, इन दोनों को आपस में लिंक करता है देखो। तो 2b मतलब 2 इंटू बी कितना है 5, बट्टे में क्या आ जाएगा f माइनस का 12.5, f कितना है 12, तो 12 में से 9.5 घटाऊंगा कितना बचेगा 2.5 बचेगा। भैया 12 देखो f की वैल्यू 12 है, 12 में से 9.5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2.5 आएगा। तो 2.5 जो बट्टे में आएगा, अभी ऊपर तो कितना 10, बट्टे में आ जाएगा 2.5, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा।
मतलब हम कह सकते हैं, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड जो है इसका एक रूट अपने पास में क्या है, 4 है। इसका एक रूट अपने पास में क्या है, 4 है। एफ क्यू तो बाहर आएगी, एफ क्यू लेके आ गई बारह, देखो यहाँ पे आ गई एफ क्यू 12, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। और एक रूट जो है इसका, एक रूट जो है इस इक्वेशन का वो कितना आ गया, 4 निकल गया। दो रूट आने चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो डी स्क्वायर की फॉर्म में है, ई स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन अपने को पता नहीं है कि कौन सा किस फॉर्म में इक्वेशन है। अब मुझे ये बताना, पहली बात तो मुझे इस इक्वेशन को देख के आप ये बताओ कि इस इक्वेशन के अंदर ये मतलब किसका रूट निकलेगा, किसकी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, डी स्क्वायर की फॉर्म में है, सी स्क्वायर की फॉर्म में है कि ई स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे होती है ना अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का वाई, तो ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होती है जहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो एक्स होता है। इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है अगर कोई मुझे बता देगा तो उसका थोड़ा बहुत लॉजिक ठीक है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। इसका एक रूट कितना आ गया, 4। दूसरे रूट के इंतजार में हम सब हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें चीज समझनी पड़ेगी। देखो क्या समझेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आराम से समझेंगे, भागने की जरूरत है नहीं। अभी जितना टाइम लग सकता है ना इन 1-2 महीनों में उतना लगा दो, क्योंकि बाद में फिर टाइम लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, और बाद में लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी जितना सीखना है, अभी जितना टाइम लगाना है चीज़ों पर उतना लगा दो। ये आ गया 4। देखो यार इस इक्वेशन को देखेंगे, आपसे क्या बोला था, बी सी और ई तो कांस्टेंट है, तो मतलब बी सी ई कांस्टेंट है, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता, कोफिशिएंट नहीं बन सकता, वेरिएबल नहीं बन सकता, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये वेरिएबल नहीं हो सकती, तो सी की फॉर्म में नहीं हो सकती इक्वेशन ये ई की फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि देखो सी भी क्या है, कांस्टेंट है, ई भी क्या है, कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट था ही अपने पास में, बी की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, कांस्टेंट था। आर कांस्टेंट है, जब सी भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन सा बनेगा, डी बनेगा सर। मतलब ये इक्वेशन डी स्क्वायर की फॉर्म में होगी, मतलब ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में होगी, डी स्क्वायर की फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा बनाते हैं, देखो यहाँ पे डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या है 25 ई स्क्वायर, देखो ध्यान से समझना, सॉरी यहाँ पे पहले 100 आएगा ना, 10 सी डी ई, ठीक है, माइनस का आ जाएगा 25 ई स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा 25 ई स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है। यहाँ से आपको एक देखो, एक रूट तो इस इक्वेशन का क्या निकला था, 4 निकला था, और ये जो इक्वेशन है ना वो डी स्क्वायर की फॉर्म में है, डी स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल है वो डी है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी जो होता है ना, उसके अंदर वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डी है, तो मतलब जो वैल्यू आएगी ना दोनों के दोनों, भाई वैल्यू किसकी निकल के आती है, जिसकी फॉर्म में इक्वेशन होती है, जैसे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन होती है तो वैल्यूज एक्स की निकल के आती है, वही सेम तरीके से ये इक्वेशन डी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो दोनों वैल्यू जो निकल के आएगी ना वो डी की निकल के आएगी, तो डी की दोनों वैल्यू तो पता है नहीं, एक वैल्यू पता है जो कि कितनी है, 4, तो ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 सी स्क्वायर, बराबर में देखो 4 आएगा ना यहाँ पे, तो 4 इंटू 10 40, 40 सी ई, और माइनस में आ जाएगा ई स्क्वायर 25 ई स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक आ रही है। अब इन सबको उधर लेके चले जाते हैं, देखो 16 सी स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 14 सी ई, और प्लस में आ जाएगा 25 ई स्क्वायर, 25 ई स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये चीज़ कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं, मतलब इजीली मुझे लगता है कि समझ में आ गई आपको, मुझे लगता है इजीली इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, ये क्या बन गया, ये क्या बन, किसी को नजर आ रहा है ये क्या बन गया, कोई समझ में आ रहा है किसी को ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कोई बता सकता है ये क्या बन गया अपने पास में, ये क्या बन गया, ये जो बन गया ना देखो 16 सी स्क्वायर माइनस का 40 सी ई और माइनस का 25 ई स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास में दोस्तों 4 सी माइनस का 5 ई का स्क्वायर, ये क्या बन गया 4 सी माइनस का 5 ई का स्क्वायर। मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट लाइन में, 16 सी स्क्वायर माइनस का 40 सी ई और प्लस का आ जाएगा 25 ई स्क्वायर, ये इक्वेशन थी लास्ट, देखो ये इक्वेशन थी, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, देखो 4 भाई 4 सी स्क्वायर बन गया, और देखो ये क्या बन गया 4 सी माइनस का 5 ई का स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर जब वापस खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे और सी का स्क्वायर करेंगे तो 16 सी स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस में क्या करते हैं हम लोग 5 ई का स्क्वायर करते हैं तो 25 का ई स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा,
2 लगाते हैं, ए लगाते हैं, ए क्या है सर 4c, इंटू बी लगाते हैं, बी कितना है 5e है, तो ये क्या बन जाएगा 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, तो 16 है सी स्क्वायर माइनस का 40 CE और प्लस में आ जाएगा 25e स्क्वायर। ये अपने पास में क्या बन गया, इस टाइप से बन गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं 4c माइनस का 5e का स्क्वायर, तो 4c माइनस का 5e, क्योंकि सबको उधर लेके गए थे ना, बराबर में 0 था, इक्वल में तो 0 था ना। देखो ये क्वालिटी इक्वेशन थी, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए थे, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए थे, बराबर में 0 बच गया था। इसमें तो बराबर में था ऑलरेडी, इसमें बराबर में 0 बच गया था, नीचे वाले बचा था ना। तो जब बराबर में इक्वल में जब 0 बचेगा ना दोस्तों, तो 4c इज इक्वल में क्या आ जाएगा 5e आ जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं c और e का रेशियो क्या आएगा, तो c और e का रेशियो आएगा 5:4। c और e का प्रॉपर तो वैल्यू निकल के आई नहीं अपने पास में, लेकिन रेशियो आ गया c और e का, c और e का रेशियो कितना आ गया 5:4 आ गया। समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख के देखेंगे कि कैसे हम फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या इक्वेशन थी, 16c स्क्वायर माइनस, अच्छा डी वाली इक्वेशन लेते हैं ना, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। इतना अपन ने सोल्व कर लिया। और कोई पूछा है या, देखो बी इज नेचुरल नंबर और एक वैल्यू निकल के आ गई, सी और ई का रेशियो आ गया। कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं, अगर निकालने की जरूरत पड़ती है तो निकाल लेंगे भाई, अगर सेकंड इसका रूट निकालने की जरूरत पड़ती है तो निकाल लेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट, कैन बी करेक्ट कौन सा करेक्ट हो सकता है, कौन सा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो ए है, बी है, ए की वैल्यू अपने पास में है, ए की वैल्यू अपने पास, देखो ए जो है ना, ये ए है, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसकी रूट 12 और 32/3, तो मतलब 2 वैल्यूज निकल के आएगी। ए की 2 वैल्यूज है अपने पास में, 2 प्रॉपर वैल्यूज है तो सही ना ए की, और बी की प्रॉपर वैल्यूज भी अपने पास में है, सी और बीई, ठीक है। यहाँ से भी देखेंगे सीई देखेंगे, ठीक है, निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो कट जाएगा सी और ई का। डी भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना जरूरी नहीं होता कि सब चीजें सॉल्व करनी है, जरूरी नहीं होता कि सब चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। आपने उतना सॉल्व कर लिया, मैं आगे सॉल्व अगर डिमांड करेगा एग्जाम अगर सवाल डिमांड करेगा तो मैं जरूर निकालूंगा, अगर डिमांड नहीं करेगा तो मुझे क्यों निकालना, मुझे ज्ञानी थोड़ी ना बनना है वहां पे। तो इसलिए क्वेश्चन का नेचर जो होता है ना, उसको थोड़ा समझा करो कि क्या हमें जो प्रॉपर क्वेश्चन दिया है उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी क्वेश्चन को भी देख लिया करो एक बार के लिए। और अब मुझे कैसे पता लग गया फटाफट, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, तो इसलिए पता लग जाता है ना। चलिए हम देखते हैं कि क्या 3a माइनस का b इक्वल टू 47 आ रहा है क्या। तो देखो 3 आया यहाँ पे, a पहले लेते हैं, पहले a लेते हैं कितना 12, फिर लेता हूँ a 32/3, तो पहले a लेता हूँ 12, तो 12 माइनस का b कितना है, b तो 5 है अपने पास में फिक्स, b तो 5 है अपने पास में फिक्स, और f कितना है 12 है, ठीक है। f कितना है अपने पास में 12 है। चलो तो ये लिया, b5 लिया, इज इक्वल टू 47 आ जाएगा। तो भैया देखो कितना है 12 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 7, 7 21 होता है। तो मतलब पहला तो सही नहीं हो सकता, लेकिन कैन भी दिया ना, कौन सा हो सकता है। तो एक ही अपने पास में एक वैल्यू और भी थी, माइनस का 32/3 थी ना, माइनस का 32/3, ठीक है। देखते हैं इसको, और माइनस का है 5 इज इक्वल में कितना 47, कहाँ से होगा यार 3, ये माइनस का भी है, तो माइनस का देखो, माइनस का 32 और माइनस का 15/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन ये माइनस का 47 हो रहा है, तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो गया तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। 4c इज इक्वल टू 5, 4c, c की आपको पता है वैल्यू क्या आई थी, c की पता है वैल्यू क्या थी 5a, और ये a मान लेता हूँ रेशियो के अंदर ना, c की आई थी 5a और e की आई थी 4a, ठीक है। c की आएगी 5a इज इक्वल टू में b की वैल्यू तो कितनी है 5 है, इंटू e की वैल्यू कितनी है 4a है। देखो मैंने निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि a से a कट जाएगा, 20 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, मतलब दूसरा क्या है सही है, दूसरा क्या है सही है। इसमें भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें बी डी है, बी डी अपने पास में दोनों है, डी की वैल्यू क्या थी 4 थी ना, और ए की वैल्यू अपने पास देख लेंगे कौन से लेंगे। अपने पास एक ही 2 वैल्यूज, एक तो है 12 और एक है माइनस का 32/3, 2 वैल्यूज अपने पास में। कौन से में देखो एक में भी सही आ गया ना तो सही हो जाएगा, कैन भी आ गया, देखो यहाँ पे कैन भी पूछा है, कैन भी का मतलब हो सकता है, जो 2 वैल्यू अपने पास में एक ही है ना, उन दोनों से अगर प्रूव करेंगे किसी एक से भी हो जाएगा तो सही है। तो डी अपने पास में है 4, बी अपने पास में है 5, माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या है ए, तो ए में पहले लेता हूँ 12, 20 माइनस का 8 12 हो गया,
ये भी सही है, बी और सी दोनों सही है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये डीआई है, इस डीआई के अंदर 2 क्वेश्चन है। आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर ये डीआई अगर आएगा ना तो 4 या 6 नंबर का आएगा प्रॉपर। इसमें आजकल वो ट्रेंड चला गया कि पूरा डीआई दे दिया आपको, 3-3 5-5 6-6 क्वेश्चन उसके नीचे दे दिया, ऐसा नहीं आता आजकल। एक डीआई आएगा उसके अंदर 2-3 या फिर मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? अच्छा, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। इफ द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 10 है तो बी अपने पास में 5 था और सी अपने पास में कितना था देख लेते। ये राशि 5 है, ठीक है, ये 5 है। इन दोनों का जो एवरेज है ना वो कितना है 10 है। तो अगर 20 आएगा इधर से तो ए की वैल्यू 5 है, कितना आ जाएगा 15, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो ई कितना था 4 ए था ना, तो ए की आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं 20 करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे सर दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, एक बार के लिए बता देता हूँ। यहाँ से देखो, ये जो इक्वेशन है ना डी वाली, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डी सी माइनस का 25, ये वाली इक्वेशन, वाली इक्वेशन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि पूरा अच्छे से समझा सकूँ ना। थोड़ा सा पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे अपन लोग, तब जाके चीज़ें दिमाग में बैठेगी। ऐसे भागो मत चीज़ों से देख के, वो फिर जिंदगी भर भागता ही रहेगा। ये इक्वेशन है अपने पास में, डी की वैल्यू 4 रख देंगे पहले, ठीक है, डी की वैल्यू 4 रख देंगे, फिर पूरा का पूरा देखो सी के अंदर भी ए लगा देंगे, जो आया था ना, सी की वैल्यू आई थी 4 ए और ए की वैल्यू आई थी 5 ए, ठीक है, और डी की अपने पास में है ही कितनी 4, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। सी स्क्वायर क्या कर देंगे 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है 10 सी डी ई, 10 इंटू सी, सी कितना है दोस्तों, इसे निकल जाएगा ये, देखते हैं एक बार निकालते हैं, कोशिश करते हैं। सी आ जाएगा, देखो सी कितना है 4 ए, सी 5 पे था ना, सी 5 पे था, सी 5 पे था और ई था 4 ए, ठीक है। सी डी ई, तो सी है, सी अपने पास में कितना है 5 ए, तो 5 ए इंटू डी कितना है 4 इंटू ई कितना है 4 ए, माइनस का आ जाएगा 25 इंटू ई स्क्वायर मतलब 16 ए स्क्वायर, सिंपल है। तो यहाँ से निकल जाएगा 256 ए स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल में क्या आ जाएगा देखो 16 80 और 800 ए स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 16 इंटू 25 कितना होता है 80 और ये 800 ए स्क्वायर आ जाएगा एंड देन वी हैव 16 पंजे 400, क्या आ रहा है भैया डी 4 ही था क्या, डी 4 ही था, सी स्क्वायर मतलब सी, अच्छा सी 5 था ना यहाँ पे, तो सी 25 सी स्क्वायर आ जाएगा 400 आ जाएगा, तो 400 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 स्क्वायर, ये तो बराबर आ रहा है अपने पास में। जब बराबर आ रहा है तो इससे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि जब डी की वैल्यू रखेंगे नहीं, जब डी की वैल्यू रखेंगे नहीं यहाँ पे, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है अगर डी की वैल्यू में रखूँ ही ना यहाँ पे, उस डी की वैल्यू रखूँ ही ना तो फिर ये डी रहेगा और डी रहेगा, और फिर दूसरी बात की एक इक्वेशन के अंदर ये ए स्क्वायर की फॉर्म में भी आएगा और ये भी ए स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, तो एक ही इक्वेशन के अंदर एक तो वेरिएबल रहेगा अपना डी और दूसरा वेरिएबल अपना रहेगा ए, तो एक इक्वेशन से फिर दोनों की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हम लोग, तो ये फाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा इस डी के अंदर, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, काफ़ी कैलकुलेटिव था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन ईजी था, लेकिन क्या था ईजी था। अगर हम समझेंगे तो बहुत ईजी है, नहीं समझेंगे तो फिर कुछ भी पकड़ लो आप, ईजी नहीं लगेगा आपको। चलो दोस्तों, नेक्स्ट डे देखते हैं अपना, नेक्स्ट डे देखते हैं। कौन सा ले बताऊँ, ये लेते हैं पहले, उसके बाद वो करेंगे, लास्ट में वो करेंगे, वो काफ़ी गजब का डी है, मतलब काफ़ी गजब का डी है, बहुत मज़ा आने वाला उस डी के अंदर, मतलब इतना पूरा दिमाग हिला के रख देगा आपका, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें उस डी में सीखने को मिलेगी ना, कैसे हम लिंक करते हैं। आज का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिंक करना होता है चीज़ों को आपस में, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना यार, इसको लेते हैं, इसको पढ़ो क्या बोला है इसने, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली, अच्छे से बताता हूँ।
देखिए इसको क्या बोला है, देखो आराम से समझेंगे और इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके, काफ़ी मज़ा आने वाला है डीए के अंदर। डायरेक्शंस गिवन है, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड, ठीक है। एक स्कैटर ग्राफ अपने को गिवन है, गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ बॉयज इन वाई एक्सिस, ये जो अपने पास में क्या वाई एक्सिस है, नंबर ऑफ बॉयज है यहाँ पे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये अपने पास में नंबर ऑफ गर्ल्स है। इन 5 क्लासेस ए बी सी डी ई इन द चार्ट एक्स वाई एंड ए आर क्या है, नेचुरल नंबर्स। ध्यान देना, जो चीज़ें स्पेसिफिक दे रखी होती है ना, स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली बता रखा है, इस लाइन के अंदर स्पेसिफिकली क्या बता रखा है कि एक्स वाई और ए क्या है, नेचुरल नंबर्स है, एक्स वाई और ए क्या अपने पास में नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। और ये अपने पास में कुछ कुछ बता रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। देखते हैं, इफ मैं ए की बात करता हूँ, बी लेता हूँ, सी लेता हूँ, डी लेता हूँ और ई लेता हूँ, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ध्यान से एक एक लाइन को समझते हुए चलिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है। नहीं ऐसा थोड़ी करते हैं, छुप तो नहीं रहा ना कहीं पे भी, नहीं छुप रहा ना, जब छुप नहीं रहा तो क्या टेंशन है, अपने को आराम से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स आ जाएगा, देखो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा बॉयज़, ये आ जाएगा गर्ल्स और आ जाएगा टोटल, क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं वो आ जाएगा, है ना। देखेंगे क्या बोला है, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स की बात मैं कर लेता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है अपने पास में, पहले ए की बात करेंगे तो ए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस का ए है, तो ए में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, एक्स प्लस का ए, ठीक है। बी कहाँ पे है, ये रहा बी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो बी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, एक्स प्लस का 3 है, कितनी है, एक्स प्लस का, ठीक है। सर सी कहाँ पे है, बी ले लिया, ए ले लिया, सी कहाँ पे, ये रहा सी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये वाली एक्स प्लस का 4 है, एक्स प्लस का, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आई, एक्स प्लस का 4 है। आराम से करेंगे, आराम से, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है इस जर्नी के अंदर, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी बिठा लेनी है ना क्वेश्चंस की, कि आपको पढ़ने मतलब वो डर खत्म हो जाए कि लंबे लंबे क्वेश्चन या फिर डिफिकल्ट लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस आते हैं आईबीपीएस पीओएसबी पीओ मेंस के अंदर, जो डिफिकल्टी आती है लैंग्वेज की, जो डिफिकल्टी आती है वो अपने को आराम से समझ में आ जाए, तो वो इस जर्नी के अंदर हम बहुत आराम से सीखेंगे। और डी के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो ये है एक्स प्लस का 2 है, ठीक है। और लास्ट में कौन बच गया, ई में कितना है, एक्स प्लस का 3 है, ये है अपने पास में नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़ की, नंबर ऑफ बॉयज़ की बात कर लेता हूँ, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, पहले ए की बात करता हूँ, तो ए में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 2y, कितने हैं, 2y। अब बी में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो आप बोलो सर 3y है, कितने हैं, 3y, ठीक है। सी में नंबर ऑफ बॉयज़, सी अच्छा ए में 2y है, सी में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे, देखो ध्यान देना, सी में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 2y और 3y के बीच में आएगा, देखो ये आ रहा है ना, ये आ रहा है अपने पास में, कितना आ जाएगा, 2y और 3y के बीच में आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2.55 आ जाएगा। ध्यान से समझना, कुछ कुछ स्पेसिफिक देते ही आपको वहां पे अटेंशन अटेंड मतलब अटेंटिव हो जाना, आपको 2.5 वाई आ गया, 2.5 वाई आ गया, वाई मतलब क्या है भाई, यहाँ पे फिक्स हो गया कि वाई सम होगा, वाई क्या होगा, इवन होगा। बोलो सर कैसे कैसे पता लगा, अरे वाई जब इवन होगा तभी तो 2.5 को मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर प्रॉपर नंबर निकल के आएगा। अगर ये ओड हो जाएगा, वाई अगर मैं ओड ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 2.5 को मैं ओड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से 5 से, तो क्या बनेगा भाई, पॉइंट्स में बनेगा। और क्या कभी बॉयज पॉइंट्स में हो सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है, तो मतलब फिक्स हो गया कि वाई तो इवन नंबर होगा, क्योंकि बॉयज गर्ल्स मैंगोज फ्रूट्स कार्स इनकी जब बात आती है ना, तो ये हमेशा स्पीड, ये सब क्या होती है, हमेशा प्रॉपर नंबर के अंदर होती है, स्पीड हो सकती है, लेकिन ये सिंपल बात आपको पता होनी चाहिए, बॉयज कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, है ना, फ्रूट्स कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, आधा फ्रूट, एक आधा फ्रूट नहीं होता, एक फ्रूट ही होता है पूरा, है ना, सी। और डी में नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अटेंटिव रहना, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, क्वेश्चंस को बनाते टाइम थोड़ा सा पढ़ना है कि आपको पता है नेचुरल नंबर से। और दूसरी बात की बॉयज गर्ल्स की बात हो रही है, तो बॉयज गर्ल्स कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, तो वाई तो फिक्स हो गया कि इवन आएगा,
ई में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत है। टोटल की बात करूँ, बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करता हूँ तो टोटल आ जाएगा 2y। देखो ये आ जाएगा a प्लस का x प्लस का 2y, समझे। तो x पहले लेता हूँ, x सब में x है ना, सब में x है तो x पहले लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी मैं x मैंने पहले लिया फॉर एग्जांपल, टोटल कितना आ जाएगा x प्लस a प्लस का 2y, कोई दिक्कत है, पूरा दिख रहा है ना आराम से। x प्लस का a प्लस 2y, यहाँ पे आ गया x प्लस का 3a प्लस का 3y, कोई दिक्कत। यहाँ पे x प्लस का 4a और प्लस में आ जाएगा 2.55, यहाँ पे है x प्लस का 2a प्लस का आ जाएगा 4y, यहाँ पे है x प्लस का 3a प्लस में आ जाएगा y। क्या इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से किसी भी प्राणी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आपस में हमको इसमें इतना ही निकाल सकते थे, आपको इसमें इतनी ही प्रॉब्लम्स, इतना ही कुछ दे रखा था, आगे मुझे इसमें गिवन नहीं है, पूरा हिंदी के अंदर है, ठीक है। और वो वैसे भी सेम ही है चीज़, इतना कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, हिंदी के अंदर 1-2 लाइन्स लिखी है जो हम इजीली पढ़ पाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे इतना, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये पूरा डिकोड करना इंपॉर्टेंट था, ये पूरा डिकोड कर लिया। अब क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन इसके काफ़ी अच्छे हैं, क्वेश्चन में काफ़ी मज़ा आएगा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एक बार के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं इसके, देखते हैं, थोड़ा सा समझना अच्छे से समझते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, डी और ई आर इन एपी, एसवीपीओ आईबीपीएस पीओ लेवल का डीआई है इतना। अगर आपको लगता है आपने डिकोड कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं होता। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो जिसके अंदर जो थ्योरी दे रखी होगी वो एक्सट्रीम डिफिकल्ट होगी, ठीक है, लेकिन अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी है और उस लेवल के क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो वो कोई नॉर्मल है, वो कैट लेवल का तो है नहीं यार कि आपको ऐसे पागल कर देगा। वो भी टफ थोड़ी आता है कैट, नल्लू ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटी तो है, सब कुछ तो दे रखा होता है, आसान है सब चीज़ें यार। दूसरी चीज़ें क्या आती है जिसके अंदर क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं। तीसरी क्या आती है जिसके अंदर दोनों ही अच्छे लेवल के आते हैं। तो दोनों जो अच्छे लेवल के आते हैं ना, जो मतलब जो जिनका कोई लॉजिक होता ही नहीं सॉल्व करने का, वो ऐसे दिया जाता है कि हाँ क्वेश्चन दे रखा है बस, बच्चे अगर फंस गया उसमें तो मतलब गया वो वहाँ से, उसमें फंसने का मतलब है वहाँ से चला गया, ठीक है, उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर जो उसको आते हैं क्वेश्चन वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, सिंपल बात है। इसने क्या बोला, ध्यान से समझते हुए चलेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी, डी एंड इन एपी के अंदर है, मतलब बी के अंदर और डी के अंदर, बी के अंदर, डी के अंदर और ई के अंदर क्या है, एपी के अंदर, नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। अच्छा ये भी बता रखा है कि सेम ऑर्डर में नहीं है, कौन सा, देखो होता ना कि भाई ए पहले आया, सॉरी बी सी और अच्छा बी डी और ई के अंदर बी पहले आया, सबसे छोटा बी मान लीजिए, फिर मान लीजिए डी है, फिर मान लीजिए ई। अपने को पता नहीं कि कौन सा सबसे छोटा है कौन सा सबसे बड़ा है, अपने को ये पता है कि बी, डी और ई तीनों किस में है, एपी में है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है कौन सा बीच में है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड डी इज 140, जो क्लास ए में जो स्टूडेंट है ये वाले और जो डी में जो स्टूडेंट है ये वाले, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 140 है। तो अगर मैं क्लास ए में बात करता हूँ तो एक्स प्लस का ए प्लस 2y है, कितना है, एक्स प्लस का ए प्लस का 2y है। और क्लास डी के अंदर जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, एक्स प्लस का 2a प्लस का 4y है, ये वाले और ये वाले। इनका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यार ये बड़ा है, क्योंकि इसमें 2a है और इसमें 2y है, 4y है, और इसके अंदर a है और ये 2y है, तो डिफरेंस सी बात है कि बड़ा ही होगा। अगर डिफरेंस निकालोगे तो कट जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा a और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2y का, ठीक है। और डिफरेंस क्या आएगा, 2y प्लस का। अब आपसे क्या बोला था कि जो डिफरेंस है बिटवीन द स्टूडेंट इन क्लास ए एंड डी वो कितना है, 140 है, वो कितना है 140, वो कितना है 140। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? आपने को क्या बताना है, आपने को क्या बताना है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए एंड, तो डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स जो क्लास ए के अंदर है और क्लास ई के अंदर है। तो गर्ल्स क्लास ए और ई में कितनी है, गर्ल्स क्लास ए में है एक्स प्लस का ए और गर्ल्स क्लास ई में है एक्स प्लस का 3a। तो सिंपल सी बात है, एक्स प्लस का ए है और एक्स प्लस का 3a, मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2a। तो अपने को जो वैल्यू फाइंड करनी है अल्टीमेटली वो किसकी फाइंड करनी है, 2a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, 2a अपने को निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब अपने को ये पता है, अपने को एक लाइन ये दे रखी थी दोस्तों कि बी, डी और ई किस में है, एपी में है, बी, डी और ई किस में है, आपका एपी में है। तो जो ये लाइन समझ गया उसको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब आपको मैंने बी लिख रहा हूँ यहाँ पे,
फिर मैं यहाँ पे डी लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे ई लिखूंगा। तो बी क्या है, एक्स प्लस का ए, 3a प्लस का 3y, एक्स प्लस का 3a प्लस का 3y, ठीक है। डी कितना है, एक्स प्लस का 2y प्लस का 4y, एक्स प्लस का 2y प्लस का 4y। और ई के ई कौन सा है अपना, एक्स प्लस का 3a प्लस का y, एक्स प्लस का 3a प्लस का y। यार थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आपको सबको पता है एपी की कंडीशन क्या होती है। एपी की कंडीशन ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर एपी के अंदर जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये एपी है, डिफरेंस कितना है, 2 है। फॉर एग्जांपल 5, 12 और 19 ये एपी है, 7 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। आपने चीज़ नोटिस करी होगी, आपने चीज़ नोटिस करी होगी, ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म, इसका अगर दोगुना कर दूं मैं, इसका अगर मैं क्या कर दूं, दोगुना कर दूं, या तो देखो ये तीनों का एवरेज होता है, ये मिडिल टर्म एवरेज होता है। मिडिल टर्म क्या होता है, एवरेज होता है। एक चीज़ तो ये है, मिडिल टर्म एवरेज होता है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात आपको ये पता होती है कि अगर इसका मैं दोगुना करता हूँ, एवरेज का मतलब क्या है, अरे भैया ये एवरेज है, इसका मतलब क्या है, ये एवरेज है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का ऐड करके 2 का भाग लगा दूंगा, तो 8 और 4 12/2 आ जाएगा, ठीक है, ये एवरेज आ जाएगा बीच में। या फिर इन तीनों को ऐड करके 3 का भाग लगा दूंगा, तब भी एवरेज आ जाएगा। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ हम तरीकों से निकाल सकते हैं। तो यार जब इसको और इसको ऐड करके अगर मैं 2 का भाग लगाता हूँ तो ये आता है अपने पास में। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक एपी है, ए, बी और सी। तो जब मैं ए और सी को ऐड करता हूँ और इसमें मैं 2 का भाग लगाता हूँ तो क्या आता है, एवरेज आता है। और एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है किसी भी एपी की। तो यहाँ से ए प्लस सी क्या आ जाएगा, 2 बन जाएगा। ए प्लस सी क्या बन जाएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाते हैं। बहुत अच्छा लॉजिक लगेगा दोस्तों, बहुत अच्छा लॉजिक लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या था, ये था ना, ये सेम लॉजिक लगाते हैं, देखना इसमें। अपने को नहीं पता ना कि कौन सा मिडिल टर्म है, अपने को नहीं पता कौन सा मिडिल टर्म है। एक बार के लिए मान लेता हूँ ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है, ठीक है। तो मिडिल टर्म का हम दोगुना करते हैं, ए, बी और सी, इसका दोगुना करते हैं, मिडिल टर्म का दोगुना करते हैं, और मिडिल टर्म का दोगुना करते हैं, इन दोनों का ऐड करते हैं। तब देखो आता है ना कि ए प्लस का सी इज इक्वल टू बट्टे में 2 आ जाएगा, बी आता है, तो बी का दोगुना कर दूंगा, इधर भेज दूंगा, इसको दोगुना कर दूंगा। तो मिडिल टर्म का दोगुना करते हैं तो वो किसके इक्वल में आता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल में आता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या है, देखो ये, इसका दोगुना करते हैं, क्या आएगा, 2x प्लस का 6a और प्लस में आ जाएगा 6y। ये किसके इक्वल में आएगा, इन दोनों के सम के इक्वल में आएगा। तो क्या बनेगा, 2x प्लस में क्या आ जाएगा, ये a है दोस्तों यहाँ पे, तो 5a और प्लस में आ जाएगा 5y आएगा। 2x से 2x कट जाएगा, ये 5a उधर जाके घट जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा, a बचेगा। और ये 6y जब इधर जाके इसमें से घटेगा तो भैया 5y में से 6y कैसे घट सकता है, जब 5y तो ऑलरेडी उधर था, इसमें से 6y घट जाएगा, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल है ही नहीं। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो मतलब ये मिडिल टर्म नहीं हो सकता, ये मिडिल टर्म नहीं हो सकता। चलो अभी हम लेते हैं जो मिडिल टर्म है उसको, सॉरी जो ये वाली डी वाली है ना, उसको मिडिल टर्म लेते हैं, इसको मिडिल टर्म लेते हैं। और जब इसको मिडिल टर्म लेंगे तब क्या आएगा, देखो मिडिल टर्म को दोगुना करेंगे, कर दो बोला, कर दो बोला, इसको क्या करेंगे, देखो 2x बन जाएगा, 2x और प्लस का आ जाएगा 4a, 8y बन जाएगा, इज इक्वल में क्या जाएगा, तो जब इसको मिडिल टर्म ले रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मिडिल टर्म का दोगुना करते हैं, वो होता है जो बाकी बची हुई टर्म्स है उनका सम। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3a और 3a कितना बन जाएगा, 6a बन जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 3y और y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, 2x से 2x चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर 4y है, इधर ये सॉरी इधर ये 8y है, इधर ये 4y है, इधर जाके घट जाएगा इसमें से, तो क्या बनेगा, 4y बनेगा। ये 6a है, ये 4a उधर जाके क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2a। अब जैसे ही ये a की वैल्यू 2y में उठा के यहाँ पे रखता हूँ, जैसे ही मैं ये a की वैल्यू उठा के 2y यहाँ रखता हूँ, तो 2y और 2y कितना हो जाएगा, 4y, 4y जी को तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 35, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। अब जैसे ही y की वैल्यू 35 आई, जैसे ही y की वैल्यू 35 आई, तो आप बोल दोगे सर 2a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू कितना होता है, 2y होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू वाई, मतलब 35 गुना तो 70 आ जाएगी। तो 2a की वैल्यू निकालनी थी, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 140 हो जाएगी। तो आंसर क्या लगा देंगे, 140 लगा देंगे। 95 या 99% लड़के यही करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, आपको ये बात पता है अच्छी तरीके से कि y क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये बात इसलिए आपको हाईलाइट करवाई थी कि आपको ये पता रहे कि y क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए।
एवरीथिंग फॉर अ रीजन, मतलब सब जितना भी लाइनें दे रखी है इसके अंदर सब एक रीजन की वजह से, अदरवाइज कुछ भी ऐसे ही चिपका के नहीं देगा एग्जाम के अंदर। ये जो लाइन दे रखी है ना 2.5 इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है कि वो वाई के बारे में अपने को डिफरेंशिएट करेगा कि वाई जो है वो इवन होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि वाई अगर ओड हो तो ओड को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट्स में नंबर आएगा। बॉयज कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, बॉयज कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, ये आपको पता होना चाहिए। समझे दोस्तों, समझे? तो y की वैल्यू कभी ओड नहीं हो सकती, y की वैल्यू ओड नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये 140 का आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझे इस बात को, y हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो y इवन होगा, इसके लिए हम तीसरे को ट्राई करते हैं, फिर तीसरे को ट्राई करते हैं। पॉसिबिलिटी तो आपको पता होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी जितना बनाओगे ना उतना अच्छा है, थोड़ा दिमाग खुलेगा इन सब चीज़ों से। जितना ये स्पीड मैथ्स नहीं है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी कर दिया, काम खत्म हो गया अपना, चलो 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दिया, वैसा नहीं चलता है यहाँ। इसको मिडिल टर्म लेता हूँ, जब इसको मिडिल टर्म लूंगा मैं, जब इसको मैं मिडिल टर्म लूंगा तो आपको पता है जो बाकी बची हुई टर्म्स है उनको मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसको मिडिल टर्म लूंगा, उसको दोगुना करूंगा तो 2x प्लस में कितना हो जाएगा 6a प्लस में कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल में, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बाकी को ऐड कर दूंगा इन दोनों को। तो जब ऐड करूंगा इन दोनों को, ऊपर वालियों को, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तब क्या मिलेगा, देखो तो इतना छोटा क्यों जाता है बार बार यार। 2x प्लस में है 3y, 3a और 2a कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3y और 4y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी को, 2x से 2x कट ही जाएगा, ये a जब है उधर जाके घट जाएगा तो a बचेगा, ये 2y जो है उधर जाके इसमें से घट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5y आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे ही a की वैल्यू 5y आई हम यहाँ पे चिपका देंगे तो 5y और 2y कितना बन जाएगा 7y बन जाएगा, इज इक्वल में कितना है दोस्तों 140, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब जैसे ही y की वैल्यू 20 आई हम बोल सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम चिपका देंगे यहाँ पे उठा के, हम चिपका देंगे इस जगह, रख दो, क्या आएगा, तो a रखूंगा 20 रखूंगा यहाँ पे, तो 20 में 200 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब जैसे ही a की वैल्यू 100 आई अपने को 2a की वैल्यू निकालनी है, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ना कि वो 140 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझे क्या गजब का लॉजिक लगा इस क्वेश्चन के पीछे, थोड़ा समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो इससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ये इसका हिंदी में है और इसका इंग्लिश में, इसको पढ़ो अच्छे से, इसका मैं एक ही बताऊंगा आपको, चलो पहले ये कर लेते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में या इंग्लिश में है, ठीक है, देखते हैं क्या बोला इसने, क्या बोला देखो, कॉपी तो कर ही लेते हैं उसको। चलो देखते हैं, इफ इन क्लास बी हैज ट्वाइस एज मेनी स्टूडेंट इज क्लास ए, जो क्लास बी के अंदर जो स्टूडेंट है वो ए से दुगने हैं, इन क्लास बी हैज ट्वाइस एज मेनी स्टूडेंट इज क्लास ए while the strength of class D is same as that of class E। ठीक है, पहले हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्लास B के अंदर जो स्टूडेंट है ट्वाइस एज मेनी स्टूडेंट इज क्लास A, ठीक है, तो B के अंदर कितने हैं x प्लस का 3a प्लस का 3y, ठीक है, वो दुगने हैं किसका क्लास A से, A के अंदर कितने हैं x प्लस का a प्लस का y, क्लास A में कितने हैं x प्लस का a प्लस का y, इनका दुगना है तो दुगना करूँगा क्या आ जाएगा देखो 2x आ जाएगा, प्लस में 2a और प्लस में 4y, ये किसके इक्वल में है x प्लस का 3a प्लस का 3y। ठीक है, ये बात समझ में आई। x से अगर मैं x काटूं तो यहाँ पे x अकेला बचेगा, सर अकेला x बचेगा, और इधर a आपको पता है 3a है, ये 2a जब इधर आके घटेगा इसमें से, जब ये 3a इधर आके घट जाएगा इसमें से तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में a बचेगा सिर्फ, और ये 3y उधर जाके इसमें से घटेगा तो क्या बनेगा, x तो पड़ा ही था उधर ऑलरेडी, ठीक है, 4y में से जब 3y घटेगा तो क्या बनेगा y बचेगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस का y आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस y, इतनी बात समझे, इसमें किसी को कोई दिक्कत है बुलानी है। आगे देखते हैं, while the strength of class D is same as that of class E, D और E की स्ट्रेंथ क्या है इक्वल है, तो D की स्ट्रेंथ क्या है x प्लस का 2a प्लस का 4y, E की स्ट्रेंथ क्या है x प्लस का 3a प्लस का y, तो x x तो कट जाएगा, y इधर जाके क्या बन जाएगा 3y बन जाएगा,
3a था और ये 2a उधर जाके घटेगा तो a बचेगा उधर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3y आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 3y। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी एंड डी इज 220, जो गर्ल्स है क्लास सी और डी के अंदर, ये रही गर्ल्स और यही क्लास सी और डी के अंदर, वो कितनी है 220 है, वो कितनी है 220। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी एंड डी कितनी है 220 है। ठीक है, तो ये रही सी और डी की गर्ल्स कितनी है, एक्स प्लस का 4a और एक्स प्लस का 2a, तो एक्स प्लस का 4a और एक्स प्लस का 2a कितना हो जाएगा 2x प्लस का, ये आ जाएगा देखो 6a, आ जाएगी गर्ल्स। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए बी डी, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ बॉयज निकालनी है ए बी डी के अंदर। तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा डी, इनके बॉयज का एवरेज अपने को निकालना है। तो देखते हैं बॉयज इसमें कितने हैं, 2y है, इसका इसका और इसका निकालना है एवरेज, तो 2y 3y 5y 5y और 4y 9y, तो 9y बटे 3 मतलब 3y की वैल्यू अपने को निकालनी है, अपने को 3y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, निकाल लेंगे, देखते हैं। जो गर्ल्स है दोस्तों, इनकी वैल्यू कितनी थी, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी और डी कितनी थी 220 थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको पता है ए की वैल्यू जब 3y है, ए की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 3y, और इज इक्वल में कितना आ जाएगा एक्स प्लस का y आ जाएगा, ये y इधर जाके तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y बन जाएगा। जब ये x इज इक्वल टू 2y बनेगा, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2y बन जाएगा ना, अपने को 3y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से भी देखो अपने को यार 3y की वैल्यू निकालनी है, तो x को भी गायब करना पड़ेगा और a को भी गायब करना पड़ेगा, इन दोनों की जगह में y लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली y लेके आएंगे तभी y की वैल्यू निकलेगी ना। तो जब x की वैल्यू दोस्तों 2y है ना, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y आ जाएगी। और जब 6a की वैल्यू, देखो a की वैल्यू जब 3y है तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a की वैल्यू जब 3y है, a की वैल्यू 3y है तो 6a की कितनी हो जाएगी 18y हो जाएगी, इज इक्वल में 220। तो 22y की वैल्यू जब 220 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, जब y की वैल्यू 10 आएगी तो 3y की कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, मान सकते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, गजब का क्वेश्चन है। और ये मेरा मन था कि मैं होमवर्क दूं, लेकिन मैं इन दोनों को होमवर्क दूंगा आपको, ये अकेला मैं बताऊंगा खुद, वरना तो कुछ बचेगा नहीं आज की क्लास में कुछ देने के लिए। ठीक है, इसको मैं अकेला सोल्व करके बताऊंगा और ये बाकी आप दोनों को करने हैं। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली करेक्ट, कौन सा डेफिनेटली करेक्ट उसके बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली करेक्ट कौन सा है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ो इसको, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में, थोड़ा सा एक बार के लिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। पढ़ने तो काफ़ी इजी हो जाएगा अपने को, समझना चीज़ों को ना। पूरी एक क्लास के अंदर एक डे होता है, अगर 1 घंटे की मैं क्लास हूँ ना तो उसके अंदर SBIP और IPSPO मेंस का एक डे करवाते हैं, पता नहीं क्या करवाते हैं, 10-15 मिनट तो उसके अंदर आपको बैठा के रखते हैं कि आप बस पढ़ो, खुद पढ़ते रहो, उसको 15 मिनट तो वो चला जाता है। उसके बाद में पता नहीं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया वो कॉन्सेप्ट कैसे, वो क्या फॉलो करते हैं, बट मेरे हिसाब से टाइम वेस्टिंग लगता है मुझे थोड़ा सा, सफिशिएंट है। आपको अगर टाइम देना ही है तो पॉज करवा लो यार, पॉज कर लो, पॉज करके बैठ जाओ। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास बी एंड ई आर को प्राइम, ओके, तो स्ट्रेंथ है क्लास बी की ये वाली और ये वाली, देखो ये वाली क्लास बी की स्ट्रेंथ और क्लास है ई की स्ट्रेंथ वो क्या को प्राइम है। तो बी की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बोल रहे थे बी की स्ट्रेंथ है एक्स प्लस का 3a प्लस का 3y, एक्स प्लस का 3a प्लस का 3y, और क्लास ई की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है एक्स प्लस का 3a प्लस का y। ये कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है। को प्राइम का मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है को प्राइम है, को प्राइम का एक कॉन्सेप्ट होता है, को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों में से कभी HCF नहीं आना चाहिए, मतलब कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि 15 और 18 में से कॉमन क्या रहा, तो आप बोले सर 3 कॉमन आ रहा है इसमें से,
12 और 22 में से क्या कॉमन आ रहा है? अब बोले सर दो कॉमन आ रहा है, HCF दो आ रहा है, लेकिन जब आप बोलते हो ना कि 12 और 7 में कोई कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 12 और 7 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी इसका HCF नहीं है, कोई भी इसका कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो ये आपस में क्या कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब ये नहीं होता कि दोनों प्राइम होने चाहिए, तो कोप्राइम का मतलब ये ना प्राइम होने चाहिए, कोप्राइम का मतलब होता है कुछ HCF नहीं निकलना चाहिए दोनों में से, कुछ कॉमन नहीं निकलना चाहिए आपस में, है ना, कुछ कॉमन नहीं निकलना चाहिए आपस में, ये HCF होना चाहिए, HCF नहीं निकलना चाहिए, वो होते हैं कोप्राइम। आपसे बोला कि ये दोनों आपस में कोप्राइम है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। देखो अगर एक कंडीशन ही लेता हूँ, एक कंडीशन लेता हूँ, कोप्राइम अगर है, दोनों में से कॉमन नहीं निकलना चाहिए, पहली बात तो ये तो फिक्स हो गया, दोनों सम तो नहीं हो सकते, ये दोनों इवन तो नहीं हो सकते, इवन तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते, क्योंकि दो इवन नंबर्स में से 100, 10,000 लाख% ये कंडीशन होती है कि कॉमन तो आएगा ही आएगा, दो मिनिमम तो कॉमन आएगा ही, कुछ भी ले लो आप, 28 और 26 लोगे, इनमें से कुछ भले ही कॉमन आए ना आए, लेकिन दो तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो जैसे ही दो कॉमन आ गया, जैसे ही कुछ ना कुछ HCF इसमें से निकल गया, तो ये कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते, मतलब दो इवन नंबर कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते। तो मतलब ये चीज़ तो फिक्स हो गई कि दोनों नंबर इवन तो नहीं है, दोनों इवन नहीं है, मतलब ये इवन और ये इवन दोनों नहीं है, एक इवन हो सकता है, एक ओड हो सकता है, ये ओड हो सकता है, ये इवन हो सकता है, ये इवन हो सकता है, ये ओड हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दोनों इवन नहीं हो सकते, दोनों साथ में इवन नहीं हो सकते, साथ में इवन नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, हो सकता है कि ये इवन हो और ये ओड हो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि ये ओड हो ये इवन हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों ओड हो, दोनों ही ओड, लेकिन दोनों इवन नहीं हो सकते, इवन नहीं हो सकते, दोनों दोनों ओड होते हैं ना, उनमें से भी कुछ जरूर नहीं कॉमन आए, 5 और 3 में क्या कॉमन आता है, तो दोनों ओड है, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, HCF कुछ आ रहा है इसमें से नहीं आ रहा, लेकिन 6 और 8 में से कॉमन आता है, 10 और 28 कुछ भी लो, दो इवन नंबर कुछ भी ले लो आप, कॉमन तो आएगा आएगा, दो तो मिनिमम कॉमन आएगा ही आएगा, मतलब दो इवन नंबर साथ में कभी कोप्राइम नहीं हो सकते, दो ओड दोनों इवन कभी भी इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, ए हैज एन ऑड नंबर गर्ल्स, ए के पास में क्या है, ऑड नंबर गर्ल्स है, ए के पास में क्या ऑड नंबर गर्ल्स है, ये रहा ए, और ए के पास में क्या है, ऑड नंबर गर्ल्स है, ऑड नंबर गर्ल्स है मतलब ये क्या है, एक्स प्लस का ये क्या है, ऑड है, ठीक है odd। यार आपने ना एक चीज नोटिस करी होगी कि ये इवन हो सकता है, ये सर एक बहुत बड़ा कांड हो गया यार मेरे साथ, मतलब बहुत बुरा भी लग रहा है उस चीज को लेके, कोई नहीं चलता रहता है। आज जनरली क्या हुआ, मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ आपको, मजा आएगा सुन के, कैसे लोग जो है ना वो फायदा उठाते हैं चीज़ों को, पर आप तो ऐसा मत करना, वरना मेरी हाई लग जाएगी आपको, पूरी बद्दुआएं लग जाएगी आपको ना। मैं क्या हुआ था कि आज जैसे BOB में कैश लेने के लिए गया था, सॉरी कैश एक्सेस के कैश जमा करवाने के लिए गया था, तो एक्सेस की जमा करवाने के लिए गया था, तो जो हमारी नोडल ब्रांच होती है, वो नोडल ब्रांच जो होती है एक स्पॉन्सर ब्रांच को वो कैश भेजती है, ठीक है, जैसे BOB स्पॉन्सर था तो उसको भेजा, किसी को भेज सकते हैं, जिसको जिसको नीड होती है उसको भेज देते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि स्पॉन्सर को भेजेंगे। तो BOB में गए, तो अब जनरली मैं कैश पे बैठता नहीं हूँ, तो जो कैश पे बैठते हैं वो क्या है छुट्टी पे थे, तो जब मैं उसकी वजह से मैं कैश पे बैठा था, तो हुआ ऐसा कि यार उन्होंने क्या किया कि जैसे 500 की जो गड्डियाँ होती है, 500 की जो गड्डियाँ बना के रखी थी, और पूरा एक्सेस केस था, मतलब 24 लाख के आसपास केस था, और हमारी जो लिमिट है वो 7 लाख की है, ठीक है, 45 करोड़ की ब्रांच है, तो एक लिमिट होती है ब्रांच की प्रॉपर, की आपकी ब्रांच का कैश लिमिट कितना होना चाहिए, तो वो ठीक है। अब जो ब्रांच मैनेजर थे उनको भी पता है कि यार कैश का कौन ध्यान रखता है, जो है वही रखते हैं, तो उन्होंने क्या उस हिसाब से गड्डियाँ सेट करके रखी थी, तो जब मैंने उसको खोला तो सारी नॉर्मली जैसे जो मतलब जो खुले हुए नोट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 780 नोट है, तो 700 की तो 7 गड्डियाँ बना दी, जो 80 नोट है ना उनकी प्रॉपर छोटी सी गड्डी बनेगी, जिसके ऊपर सिर्फ एक ही रबड़ लगेगा, जो एक पूरी गड्डी बनती है उस पर 2 रबड़ लगते हैं, मतलब 2 राउंड लगते हैं एक रबड़ के, लेकिन जो चिल्लर नोट होते हैं, जो खुले नोट होते हैं, जैसे 780 के ऊपर वाले जो 80 नोट होते हैं उन पे सिर्फ एक ही रबड़ लगेगा। अब वो जो नोट थे वो कुछ 89 नोट थे, 89 नोट थे वो, तो 789 पे पता नहीं कितने थे, 1889 इतने कुछ नोट थे शायद, तो 89 नोट थे ऊपर वाले, तो एक प्रॉपर पूरी गड्डी सी लग रही थी। अब मैंने क्या किया, गलती में वो गड्डी भी डाल ली, ठीक है, और इस गड्डी को मैंने कंसिडर कर लिया कि वो 100 नोट है,
अब मैं गया वहाँ पे, तो मुझे लगा तो कैश तो गिना हुआ है, सब कुछ सेट है गिना हुआ। तो मैं मॉर्निंग में गया वहाँ पे कैश जमा करवाने के लिए, रख नहीं सकते उतना पैसा। जब गया तो उन्होंने कैश गिनना स्टार्ट किया। वो नए नए ज्वाइनिंग थे, फीमेल थी, लड़की थी, छोटी है, मतलब होगी 22 23 24 साल की लड़कियाँ होंगी। ठीक है, मैं गया वहाँ पे, उन्होंने कैश गिना। कैश गिनने के बाद में उन्होंने बताया कि इसमें इतने नोट कम है। मैंने बोला सॉरी मैम, गलती हो गई, मैं जनरली बैठता नहीं हूँ, तो हो गया ऐसा। ठीक है, अब ऐसा कैसे कर दिया आपने, और ऐसे कैसे ला सकते हो, आपकी ज़िम्मेदारी होती है, ये होती है, कहाँ से हो आप, कौन सा गाँव है, क्या नाम है, अभी आरएम को फ़ोन करते हैं। उन्होंने अपने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने बोला चलो फ़ोन करो आप, इनके ब्रांच में फ़ोन करो पहले। उन्होंने फिर ब्रांच मैनेजर को फ़ोन किया, बोला ठीक है कभी गलती हो जाती है। फिर उन्होंने आरएम को फ़ोन कर दिया, रीजनल मैनेजर को फ़ोन कर दिया, डीआरएम को फ़ोन किया वो शायद। डीआरएम ने फिर मैनेजर को फ़ोन किया, मैनेजर ने मेरे को सुनाया। मैंने बोला यार ऐसा क्यों करना होता है, गलती हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने कौन सा अपनी जेब में थोड़ी डाली है पैसे। बट क्या जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे नए नए लोग जो होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लगता है कि हमने सिलेक्शन ले लिया, इसका मतलब हमने कुछ ऐसा बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए लाइफ में, बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया, ऐसा कुछ काम कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था, या फिर कुछ ऐसा था जो पहाड़ खोद दिया हमने। तो इतना यार, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो एक, कि हम कुछ करें लाइफ में, नहीं करें, कितने सक्सेसफुल हैं कितने नहीं, वो डिफरेंट बातें होती है। सबसे पहला अपने को ध्यान में रखना होता है कि यार वी हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बींग। अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी चलती रहती चीज़ें। बट ऐसा मुझे पर्सनली हर्ट किया यार, इतना तो बड़ा कोई हुआ ही नहीं था, गलती हुई थी ना, गलती हुई थी। और ब्रांच मैनेजर सब जानते हैं मेरे को अच्छे से, सब पता होती है। बोला आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बोला सर ठीक है। अब उनको भी सुना दिया, ब्रांच मैनेजर को जब सुनाया तो उनका गुस्सा किसी न किसी को तो निकलेगा, मैं अकेला था ब्रांच में, है ना। बोला ठीक है, मेरे को हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर की यार, ठीक है यार चलो ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। बट ऐसा नहीं है, मेरे को हंसी आ रही थी उन लोगों पे कि अच्छा ऐसे ट्रीट करते हैं क्या, ऐसे रिएक्ट करते हैं क्या। जब इतनी ऐसी चीज़ों पे ऐसा रिएक्शन होता है, तो अगर कुछ बहुत बड़ा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड है, तब तो मर जाएंगे वो, तब तो उनकी आत्मा निकल के आ जाएगी बाहर। सबसे पहला काम आपको ये करना है सिलेक्शन लेने के बाद, कि समझना है अगले को कि यार कोई भी आता है तो वो अपनी नौकरी को खतरे में डाल के कभी नहीं आता, है ना। कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ गलती से कुछ आ गया होगा, तो इतना बड़ा ऐसा ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं होता। मुझे लगा यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ऐसे, ऐसा होता ना कि एक अनपढ़ आदमी जैसा होता है वो कैसे ट्रीट करता है। ब्रांच मैनेजर जो बीओबी के थे, उन्होंने जैसे ट्रीट किया, मैं बोला यार ये कैसा। मेरे को अंदर अंदर हंसी, मैं सुन रहा था खड़ा खड़ा, मैं बोला ठीक है सर से बात करो, मुझे पता लग रहा है कि इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद भी आदमी कैसे होते हैं। हम तो फिर भी चलो यार थोड़े बहुत तो ठीक है हमसे अच्छे, तो समझते हैं। तो चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, गलती होगी, आप ला दो, अभी ला दो, या फिर इतना कम जमा करवा दो, कोई बात नहीं, उसका रिसिप्ट दूसरा भर दो। इतना क्या मतलब, हद है। इसको देखते हैं चलो। मेरे को क्या, जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड से रिएक्शंस आते हैं, मेरे को हंसी आती है अंदर ही अंदर की यार, वाह ऐसा हो रहा है, क्या बात है। चलो, अब देखते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे और बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। इसमें कैसे लिंक करेंगे आपस में, कैसे लिंक करेंगे आपस में, उसमें लिंक करने में आपको बहुत मजा आएगा, है ना। लिंक जब करेंगे आपस में, एक एक स्टेटमेंट को जब कैसे लिंक करेंगे वो आप देखना, वो देखना बहुत मजा आएगा। देखेंगे, देर आर पी स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, देर आर पी स्टूडेंट है एक स्कूल के अंदर, ठीक है। सम ऑफ देम लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट, आउट ऑफ कौन कौन से स्पोर्ट्स हो सकते हैं वो, क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी। मतलब एक स्कूल है जिसके अंदर पी स्टूडेंट है, ठीक है। उस पी स्टूडेंट के अंदर क्या बोला है, एटलीस्ट सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, उसमें से सम ऑफ देम कुछ ऐसे हैं, मतलब उसमें से सम ऑफ देम कुछ ऐसे हैं जो लाइक करते हैं एटलीस्ट वन स्पोर्ट आउट ऑफ क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी, ठीक है। द स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ देम थ्री, जो मतलब जो आपसे बोला ना कि कुछ स्टूडेंट लाइक करते हैं क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी को, और इसमें से कुछ जो इन तीनों को लाइक नहीं करते, इन तीनों को लाइक नहीं करते, वो किसको लाइक करते हैं। देखो देना कि द स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, कौन कौन से, क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी, जो इन तीनों में से किसी को लाइक नहीं करते, लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट आउट ऑफ टेनिस एंड बैडमिंटन। जो स्टूडेंट इन तीनों में से किसी को लाइक नहीं करते, वो टेनिस और बैडमिंटन को लाइक करते हैं, ठीक है। मतलब 5 स्पोर्ट्स अपने पास में है, एटलीस्ट वन की बात करिए, इतना समझ में आया। एंड एनी स्टूडेंट हु लाइक टेनिस एंड बैडमिंटन, जो टेनिस और बैडमिंटन को पसंद करता है, डज नॉट लाइक एनी स्पोर्ट्स अमॉन्ग क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी। तो ये जो स्टूडेंट है जो टेनिस और बैडमिंटन को पसंद करते हैं, उनमें से कोई भी स्टूडेंट क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी को पसंद नहीं करता। एटलीस्ट की बात आ रही है,
एटलीस्ट की बात आ रही है, मतलब एटलीस्ट है, ये सब जब बातें आती है ना, ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो भैया टोटल तो पी स्टूडेंट है अपने पास में, ठीक है। अब इनका वेन डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से बनाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, ये है क्रिकेट दोस्तों। लेट मी जस्ट चेंज द पेन। ये है क्रिकेट, ये है हॉकी एंड ये है रग्बी। ठीक है, यहाँ पे पास में मिक्स का बना लेता हूँ, ये बना लूंगा मैं, ये आ जाएगा अपने पास में। टेबल टेनिस और किसका था, टेनिस और बैडमिंटन का था, टेनिस और बैडमिंटन का था। किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये मैंने अच्छे से बना लिया आपके सामने। अब देखते हैं कुछ कुछ बातें। अब हम सबसे पहले जब भी बड़े सेंटेंस, जब भी कैसलेट की बात आती है ना, तो सबसे पहला स्टेप अपने को क्या करना है, डेटा ओरिएंटेड चीज़ों को कलेक्ट करना है, आपस में डेटा को पकड़ना है, जहाँ पे प्रॉपर डेटा की बात कर रही होती है, प्रॉपर डेटा की। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स। अब देखो यहाँ पे कुछ टू स्पोर्ट्स वाले हैं, कुछ वन स्पोर्ट्स वाले हैं, ऐसे भी है, एग्जैक्टली टू वाले भी हैं। तो अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा इनको नंबरिंग कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए, है ना। इनमें नंबरिंग कर लिया करो। नंबरिंग मतलब जैसे ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी, ये आ गया ई, और ये आ गया एफ, ये आ गया जी, एच, आई और जे। ऐसे नंबरिंग हमने कर ली। अच्छे से समझना, और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। मैं कोशिश करूँगा बहुत बहुत डिटेल में आपको कैसे कैसे लिंक करेंगे उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है अपने, अरे यार चार्ज कैसे निकल गया, क्या इसमें कुछ डेटा गिवन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक एनी स्पोर्ट्स अमॉन्ग क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी। इसने क्या बोला, ऐसे तो आएगा नहीं यार इसमें, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, लेट मी जस्ट इसको करेक्ट करने दो मेरे को। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये पी स्टूडेंट है टोटल ना, और कितने पी हैं। अब देखेंगे उसको आराम से समझेंगे। आपसे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली टू में कौन से आते हैं, आप बोले सर एग्जैक्टली टू में कितना, देखो ये आता है, अब ये तो पता ही है अपने को एग्जैक्टली टू कौन सा होता है, ये एग्जैक्टली टू का होता है, ये एग्जैक्टली टू का है, देखो ये वाला, ये ई एग्जैक्टली टू में है, डी एग्जैक्टली टू के अंदर है, और एफ एग्जैक्टली टू के अंदर, ये सब बातें पता है। तो आपसे क्या बोला, एग्जैक्टली टू, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट, कौन से हैं, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली टू के अंदर ये डी आता है, डी आता है, प्लस का ई आता है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, प्लस का ई आता है ये वाला, और प्लस में कौन सा आता है, एफ आता है, एग्जैक्टली टू के अंदर एफ भी आता है, और प्लस में एग्जैक्टली टू के अंदर ये भी आता है, आई भी आता है। ठीक है, आई भी आता है। ये किसके इक्वल में है, ये किसके इक्वल में है, तो ई एफ, डी ई एफ और आई ये किसके इक्वल में है, तो आप बोलोगे ये इक्वल में है नंबर हु डज नॉट लाइक एनी स्पोर्ट अमॉन्ग क्रिकेट, हॉकी एंड, अच्छा तो इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू स्पोर्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक एनी स्पोर्ट अमॉन्ग क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी। मतलब ये जो है वो किसके इक्वल में है, वो इसके इक्वल में जो हु डज नॉट लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी, जो क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी पसंद नहीं करते, ये उनके बराबर में। तो ये जो टेबल टेनिस वाले हैं अपने पास में, ये तो पी है, क्या है पी। जो टेबल टेनिस और जो बैडमिंटन वाले हैं वो क्या है अपने पास में, वो क्रिकेट, हॉकी और रग्बी को पसंद नहीं करते, तो इनके इक्वल में आ जाएगा। तो ये क्या बोल सकता हूँ, एच प्लस आई प्लस जे, ये इसके इक्वल में। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स एंड एग्जैक्टली थ्री स्पोर्ट्स आर, ये वाले हैं। ठीक है, इस लाइन को पढ़ते हैं, ये लाइन पूरी समझ में आई आपको, ये फर्स्ट लाइन पूरी समझ में आई आपको, बोला सर समझ में आ गई। तो अपनी फोटो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ज़्यादा मैं शो ऑफ कर रहा हूँ आपके सामने ना, फोटो दिखा के आया बड़ा, चल ठीक है, इतना बहुत है। देखना यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, क्या बोला इसने, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स एंड एग्जैक्टली थ्री स्पोर्ट। जो एग्जैक्टली वन वाले कौन से हैं, तो एग्जैक्टली वन वाले देखो ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, ये एग्जैक्टली वन वाले, एच वाला है और ये जे वाला है, ये एग्जैक्टली वन स्पोर्ट है। तो मैं पहले एग्जैक्टली वन की बात करता हूँ, देखो एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री, ये क्या है,
वन स्पोर्ट एंड एग्जैक्टली थ्री स्पोर्ट इज वाई स्क्वायर प्लस 1%। ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का 1%। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस का 1%, एक्स क्यूब माइनस का 1%, और है एक्स स्क्वायर परसेंट, और क्या है एक्स स्क्वायर परसेंट। कितने को क्या, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, एक एक लाइन को समझते हैं। डिफिकल्टी की बात कर रहे हो ना कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चन कराओ, ये लो डिफिकल्ट क्वेश्चन अच्छे सारे डिफिकल्टी होते हैं, लेवल वाइज होते हैं सारे के सारे। आपसे क्या बोला, इस सेकंड सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, सेकंड सेंटेंस को पढ़ना। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, एग्जैक्टली टू स्पोर्ट, एग्जैक्टली टू स्पोर्ट। आपको पता है कौन सा एग्जैक्टली वन है, कौन सा एग्जैक्टली टू। ये देखो, ये एग्जैक्टली टू वाला है, ये एग्जैक्टली टू वाला है, ये एग्जैक्टली टू वाला है, ये एफ वाला, ये एग्जैक्टली टू वाला है कि नहीं। एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री स्पोर्ट कौन से हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस का 1, और एक्स स्क्वायर अपने पास में। और जहाँ पे एक्स और वाई क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, एक्स और वाई क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। वेरिएबल भर भर के है दोस्तों, कोई टेंशन लेने का जरूरत है नहीं यार। आपको पता है कि परसेंट होना चाहिए, मतलब ये पूरे का, मान लीजिए पूरा जो पी है उसका 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, जितना भी है ये उसका ही पूरा का परसेंटेज है। ठीक है, पूरे का परसेंटेज है, कितना कितना परसेंट है देखते हैं। एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री, तो पूरा बन जाएगा ना फिर तो। यार एग्जैक्टली वन में देखो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, और बी आ रहा है, एच आ रहा है और जे आ रहा है। एग्जैक्टली वन में ये आ गया। एग्जैक्टली टू में कौन आ रहा है, डी आ रहा है ये वाला, ई आ रहा है ये वाला, और एफ आ रहा है ये वाला, इसके अलावा आई आ रहा है ये आ रहा है। और एग्जैक्टली थ्री में कौन सा आ रहा है, जे आ रहा है। सब तो आ गए, सब तो आ गए, मतलब पूरा का कॉम्बिनेशन ये पूरा क्या 100% होगा। ये क्या हुआ, 100% होगा, ये पूरा 100% होगा। तो आपको देखना है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि एक्स और वाई इंटीजर जहाँ पे होते हैं, तो एक्स की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ यहाँ से। तो आप बोलो सर एक्स क्यूब है तो बड़ा परसेंटेज, अगर मैं 5 ले लूँगा एक्स की वैल्यू तो 125% के आसपास चला जाएगा वो। भाई एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ क्या। अरे भैया जैसे मैंने 5 का क्यूब किया ना 125 हो जाएगा, तो 125 माइनस का 124% आ जाएगा। एग्जैक्टली टू वाले कभी 124% कैसे हो सकते हैं पूरे का, जब पूरा होता ही 100% है। तो एग्जैक्टली टू वाले 124% कैसे हो जाएंगे दोस्तों। तो एक्स की वैल्यू 5 तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 6 में तो फिर भी बड़ा गलत है। क्या एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है। बस सर 1 लेता हूँ तो 1 का क्यूब 1, 1 माइनस का 1 0। तो भाई एग्जैक्टली टू वाले तो 0% हो जाएंगे, तो 0 तो हो नहीं सकते, 0 भी पॉसिबल नहीं। भाई कुछ ना कुछ आदमी तो होंगे ना, गिवन है अपने को। 2 ले सकता हूँ, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस का कितना हो जाएगा, 7। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो क्या बनेगा, देखो x का क्यूब क्या आ जाएगा, 8, 8 माइनस से 7% हो जाएगा। और ये हो जाएगा देखो x का स्क्वायर मतलब 4%। तो 7 और 4 11, तो यही हो गए, पूरे हैं पूरे 100 है, तो ये कितना बच जाएगा, 89, 89 बच जाएगा। अब वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू, जब मैं 89 लेता हूँ दोस्तों तो ये उधर जाके 88 बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 88। तो क्या वाई इंटीजर आएगा यहाँ से, क्या वाई इंटीजर आएगा यहाँ से, नहीं आ सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो वाई की वैल्यू में 2 भी पुट नहीं कर सकता। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। क्या y की वैल्यू में 3 ले सकता हूँ। तो अगर मैंने 3 लिया तो 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 1 26%। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 2 वाले कितने परसेंट है, 26% है। और एग्जैक्टली 3 वाले जब y की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 9%। तो 9 और 26 कितना हो गया, 35%, वही नहीं। तो पीछे कितना बच गया, 65%। एग्जैक्टली 1 वाले कितने बच गए, 65। क्या y इंटीजर आ रहा है। भाई x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो y स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल में कितना आना चाहिए, 65% आना चाहिए। तो उधर जाके 64 बन जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो 4 लेके देखता हूँ तो 4 64 माइनस का 63 और 16। चलो y की वैल्यू यहाँ से 8 आई है। जब मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। सिंपल है, इतना तो समझ में आ रहा है। चलो मैं आगे और देख लेता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 4 लेके देखता हूँ, सॉरी x की वैल्यू जब मैं 4 लेके देखता हूँ तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64 माइनस का 63, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो कितना बन जाएगा, 79 बनेगा, 79 बनेगा। तो ये कितना बच जाएगा, 21%। तो वाई स्क्वायर प्लस का 1 क्या 21% आ रहा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। तो क्या वाई स्क्वायर में 20 इंटीजर आएगा भाई, नहीं आएगा बिल्कुल। तो मतलब है वाई की वैल्यू 4 भी पॉसिबल नहीं है, और 4 से बड़ी तो 5 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये चीज़ फिक्स हो गई कि क्या एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 8। क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत है, क्या इस सेंटेंस में कहीं भी कोई दिक्कत आई, क्या मैंने सेकेंड सेंटेंस जो आपको समझाया उसमें किसी को कोई दिक्कत आई, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये एक्स देखो वाई स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स क्यूब माइनस का 1, ये एक्स और ये पूरे का परसेंटेज है, क्योंकि पूरा आ रहा है इसके अंदर। एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 को जब मैं मिलाऊंगा तो पूरा का पूरा वेन डायग्राम बन जाएगा। वेन डायग्राम का मतलब 100% बन जाएगा।
और 100% में एग्जैक्टली वन वाली 65% है, ये सब अपने को गिवन है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो चुका था। दो ही बचे दोस्तों, ज़्यादा नहीं बचे, दो ही बचे, दो ही बचे, ज़्यादा नहीं बचे। आगे पढ़ना देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट। अच्छा ये जी वाला एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट, ये वाला जी। लेट मी चेंज द पेन। इसमें ब्लैक कैसा दिखता है यार? दिखेगा क्या ब्लैक आपको? ब्लैक चलो इसमें एक बार के लिए देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट इज 150%। जो एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट है जी वाला, वो क्या है? वो क्या है? एक 150% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स बट नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी। इधर क्रिकेट और हॉकी को पसंद नहीं करता वो, चलो वो भी वेरिएबल है, ये वाला भी आएगा और ये भी वेरिएबल है, तो इसको एक बार छोड़ते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल आ रहे हैं और वेरिएबल से रेशियो निकलेगा। आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें देखते हैं, इसमें सब क्या है? इंटीजर्स है सब कुछ, वेरिएबल्स के अलावा कुछ कुछ देखो, इसमें डेटा भी गिवन है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, उसको पढ़ लेते हैं। और नीचे जेड भी गिवन है, नीचे जेड भी गिवन है, तो ध्यान से समझेंगे इसको, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या दिया देखो, 51% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल डू नॉट लाइक क्रिकेट। 51% जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट को पसंद नहीं करते। मतलब ये 51 कौन से वाले हैं? देखो ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है, ये बाकी दो बचे, ये वाला क्रिकेट है ना, ये वाला क्रिकेट है। तो 51 ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते। और देखो यहाँ पे एक ये भी है, एक ये भी है, दो चीजें ये भी है और तीन ये भी है। 51 ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते। इन 51 में कौन सा आएगा? ये पूरा पोर्शन आएगा और ये पूरा पोर्शन आएगा। पूरा तो 100% है। तो जब 51 क्रिकेट को पसंद नहीं करते तो 49 क्रिकेट को पसंद करेंगे। पूरे के 49% तो क्रिकेट को पसंद करेंगे ना। तो क्रिकेट का जो परसेंटेज है ना वो कितना है? 49% है, या 49%। समझे आप बात को? क्रिकेट का जो परसेंटेज है वो कितना है? 49% है। इनको मिटा देता हूँ अंदर वालों को ताकि चीजें आसान लगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एंड 81.50% स्टूडेंट इन द स्कूल डू नॉट लाइक बैडमिंटन। ये रहा बैडमिंटन। यार मुझे एक बात बताओ, 51% स्टूडेंट in the school do not like cricket and 81.50% of the student in the school do not like badminton। मतलब 81.5%, 81.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैडमिंटन को पसंद नहीं करते। तो पीछे कितने बच गए? 18.5%। ये बैडमिंटन को पसंद करते हैं। तो जो बैडमिंटन को पसंद करते हैं, जो बैडमिंटन को पसंद करते हैं वो कितने? 18.5। मतलब आई और जे की वैल्यू कितनी है? 18.5 है कि नहीं? 18.5 है। या फिर बैडमिंटन का लगा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा साफ लिखता हूँ इसको ना, आ जाएगा 18.5 आएगा, यहाँ पे 18.5 आ जाएगा। ठीक है, चलो। of the student in the school do not like badminton, the number of student who like only rugby is z%। z% पॉइंट्स, ध्यान देना, अरे ध्यान देना, इस एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को ध्यान देना है आपको, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को ध्यान देना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली रग्बी, मतलब ये वाला ओनली रग्बी, सी, ओनली रग्बी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, ठीक है, इनकी बात हो रही है। जो ओनली रग्बी है वो क्या है? इज z% पॉइंट। z% पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 10% है और ये a था, मान लीजिए ये जो b है ना, उस b से कितना परसेंट ज़्यादा है? b प्लस का 10% ज़्यादा, या फिर z% ज़्यादा है, z पॉइंट ज़्यादा है ना, तो हम कह सकते हैं ये b है, ये जो था ना b। क्या बोला? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली रग्बी इज z% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली हॉकी। तो ओनली हॉकी कितनी है? b है, तो z% पॉइंट ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? b प्लस z%। ये z% पॉइंट ज़्यादा हो गया, ठीक है, यूनिट है इसका, ये पॉइंट है, ये ज़्यादा हो गया इससे। ये ओवरऑल का है, ये ओवरऑल का परसेंटेज ज़्यादा है, z% ओवरऑल का, ना कि इसका हॉकी का ये z% ज़्यादा है। ये हॉकी से z% ज़्यादा नहीं है, ये z% यूनिट ज़्यादा है, ये z% पॉइंट ज़्यादा है, जो पूरे का 100% ओवरऑल जो जितने भी स्टूडेंट है ना, जितने भी क्या बोलते हैं 10% जो पसंद कर रहे हैं, उनका नहीं है ये, उनका है, सॉरी, ये हॉकी का नहीं है, हॉकी का z% ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ हॉकी एंड रग्बी बट नॉट क्रिकेट इज z%। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लास्ट लाइन क्या बोली? द नंबर ऑफ स्टूडेंट
द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी एंड रग्बी बट नॉट क्रिकेट। ये रहा दोस्तों हॉकी एंड रग्बी बट नॉट क्रिकेट, मतलब क्रिकेट नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला एफ की बात कर रहे हैं। तो एफ वाला क्या है, सिर्फ और सिर्फ एफ वाला क्या है, Z% है, ठीक है, Z%, इसको बोल दिया। क्या इस बात में किसी प्राणी को कोई दिक्कत है, या क्या डी अंदर, या क्या डी, क्या इसमें किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत? चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो मैं इस इक्वेशन को भी सॉल्व करता हूँ जहाँ से आपको z की वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको पता है कि जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2z² बन जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 37z, और प्लस का आ जाएगा 80 इज इक्वल में आ जाएगा 0, इज इक्वल में क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, आएगा। रेशियो अगर लेता हूँ तो देखो 80 और 2 आ रहा है, तो 16 16 पंजो 80 और 80 दोने 160, क्योंकि 80 से और 2 से अपने पास में निकलेगा ना, 416 16 16 32 32 और 5 आ जाएगा अपने पास में, लेकिन 2 का भाग भी लगाना पड़ेगा, तो 16 और 5 बट्टे मतलब 2 कितना आ जाएगा, 2.5। तो मतलब z की वैल्यू 2 निकल के आई, एक तो निकल के आई 16 और एक निकल के आई अपने पास में 2.5। अब कौन सा z होगा वो अपने को अभी नहीं पता, वो कौन सा होगा अभी अपने को नहीं पता, उसके बारे में अभी अपने को उसके बारे में नहीं पता बिल्कुल। कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो गया मैं है? चलो आराम से एंजॉय करते करते इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलो अब इसने क्या बोला, अब इसने क्या बोला देखो, DEFI, ठीक है। इसने एक बात ऊपर बोली थी, अब कुछ लिंक करते हैं आपस में, अब कुछ z जो निकलना था निकल गया, अपन के पास में सिर्फ है ना ये थर्ड स्टेटमेंट रह गया, ये वाला स्टेटमेंट रह गया, z वाला, ये वाला रह गया। अब इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 3 कितने हैं अपने पास में, 9% है, एग्जैक्टली 3 कितने, 9% है, पता है ना अपने पास में एग्जैक्टली 3 कितने, 9% है। The number of students who like exactly 3 sports is 150% of the number of the students who like exactly 2 sports, but neither cricket nor hockey. Exactly 2 होना चाहिए। ये जो 9% है ना दोस्तों, ये जो 9% है वो किसका 150% है, या फिर बोल सकता हूं मैं 3/2 है। किसका है ये 3/2, ये उसका 3/2 है। देखो 150% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स बट नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में उसका पार्ट होना चाहिए, बट उनमें से कोई स्पोर्ट क्रिकेट और हॉकी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में तो होना चाहिए वो, लेकिन उन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स के अंदर, उन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट और हॉकी नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 में कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। क्या डी में क्रिकेट और हॉकी में से कोई आ रहा है, और सर दोनों, क्रिकेट तो आ रहा है इसमें, ये डी क्रिकेट के अंदर आ रहा है। क्या इस ई हो सकता है, ई तो क्रिकेट और हॉकी दोनों के अंदर आ रहा है। क्या जेड हो सकता है, जेड हॉकी के अंदर आ रहा है। लेकिन ये जो पार्ट है ना एग्जैक्टली 2 वाला आई, ये आई जो है, ये आई ना तो क्रिकेट में आ रहा है ना हॉकी के अंदर आ रहा है, ना तो क्रिकेट में आ रहा है ना हॉकी के अंदर आ रहा है। तो ये आई का 3/2% है, ये आई का 3/2% है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 और 3 दूनी 6, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 6% आ गई। आई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6% आ गई। किस बात को समझ पाए आप, ये देखो 9 इज इक्वल टू 3/2 इंटू आई, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6 आ गई। जैसे ही आई की वैल्यू 6 आई, मैं अंदर आई लिख देता हूँ 6, अंदर में क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, अंदर मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। जैसे ही 6 लिखा तो जे कितना आ जाएगा, देखो ये आई है ना अंदर, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, लिख देता हूँ यहाँ पे, आई कितनी आ गया, 6 आ गया। और जे कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये जे रहा, पूरा 18.5 है, पूरा 18.5 है। जे कितना बच गया पीछे, 12.5, जे आ गया 12.5। क्या समझे, पूरे का, ये पी का है पूरे का, ये पूरा पी है ना, इसका परसेंट है, ये परसेंटेज वैल्यू, सबकी परसेंटेज वैल्यू है ये, ऐसे मत समझ लेना इनको। आई 6 आया, जे 12.5 है, एक बार साफ लिख देता हूँ मैं। आई अपने पास में कितना आया, 6, और जे आया अपने पास में 12.5। क्या समझे इस बात को, क्या समझे। चलो थोड़ा छोटा करता हूँ इसका मैं फॉन्ट, ओके। अब देखो कुछ कुछ लिंक करते हैं आपस में। 81.5% तो आ ही गया। एग्जैक्टली 2 कितना है, 26% है। एग्जैक्टली 2 कितना है, 26%। ध्यान देना एग्जैक्टली 2 के अंदर क्या क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 के अंदर क्या क्या आएगा, यहीं से कुछ निकलेगा क्योंकि डेटा यही दे रखा है अपने को। एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 के अंदर 26% है, तो एग्जैक्टली 2 में आएगा क्या क्या, तो एग्जैक्टली 2 में आएगा दोस्तों डी, ई, जेड और ये 6, डी प्लस ई प्लस जेड और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
इज इक्वल में कितना हो जाएगा 26%। डी ई जेड और 6 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से रखता हूँ ना, पेन कौन सा चेंज हो गया यार। ये देखो डी एग्जैक्टली टू के अंदर कौन सा है, डी प्लस ई प्लस जेड, जेड परसेंट था ना, और ये आ जाएगा 6, तो कितना आना 26 आना चाहिए। तो बोल सकते हैं डी ई और जेड कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। डी प्लस ई प्लस का जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, क्या इसमें कोई दिक्कत है? डी ई एफ और एच आई जे, एच ये रहा एच आई जे, तो देख आगे देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रही थी, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रही थी, डी ई एच एफ और आई, डी ई एफ आई, डी ई एफ आई जो था अपने पास में वो कितना था। अब इसी से निकलेगा सब कुछ, रामबाण जो ना यही है, इसी से आपस में लिंक करते जाएंगे एक दूसरे को। आपको पता है, आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि एच आपको पता है ये रहा आई और ये रहा जे, याद रखना है अपने को, एच आई जे आई। और देखो डी ई एफ और आई, ये रहा डी और ये रहा डी, ये रहा ई और ये रहा एफ। यहाँ पे एफ था ना पहले, अभी जेड हो गया, यहाँ पे एफ था पहले मैं एफ कर देता हूँ, एफ की वैल्यू जेड कर देता हूँ, ठीक है। ये एफ, एफ की वैल्यू जेड थी, पता है अपने को, ये बात पता है अपने को। ये था एफ, डी ई और एफ, ये रहा था आई, अपने पास में आई था, आई की वैल्यू कितनी है 6, तो ये एग्जैक्टली 2 वाले तो है, ये एग्जैक्टली 2 वाले हैं। तो डी ई एफ और आई की वैल्यू कितनी है 26 है, डी ई एफ और आई की वैल्यू कितनी है 26 है कि नहीं भाई। डी ई एफ आई कितना है, डी ई एफ आई तो एग्जैक्टली 2 वाले ना, ये देखो डी है, ये रहा ई है, ये रहा एफ है और ये रहा आई, ये तो एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 2 वाले कितने है 26 है। तो ये भी भाई एच आई जे के इक्वल होगा। तो डी ई एफ आई किसके इक्वल में है, एच आई जे के इक्वल में है। तो अगर ये 26 है तो ये भी 26 होगा, मतलब ये पूरा पूरा 26 होगा, ये पूरा क्या होगा 26% होगा। तो आपको पता है ये 18.5 है, तो एच कितना आ जाएगा अपने पास में 7.5, एच कितना आ जाएगा 7.5, एच कितना आ जाएगा 7.5। तो अपने को पता है एफ तो है जेड, वापस में जेड कर देता हूँ इसको, और ये एफ जेड है तो पूरा 26 है। देखो ये जो अपने पास में ना इसको क्या था, टी प्लस जो टेबल टेनिस खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं, वो पूरा मिला के कितना परसेंट है 26%। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरा मिला के 26% है, आपको पता है, ठीक है। और कुछ लिंक कर पा रहे हैं आपस में, और कुछ लिंक कर पा रहे हैं आपस में, और कुछ लिंक कर पा रहे हैं क्या? डी ई और जेड इज इक्वल टू 20% है, मतलब डी और ई जो है ना वो है 20 माइनस का जेड, और जेड अपने पास में या तो आ सकता है 0.25 या आ सकता है 16, दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो मैं वो भी चेक करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी चेक कर लेंगे एक बार के लिए। एक बार इसको छोड़ते हैं, कुछ और लिंक करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ये बात, आपको ये बात पता है कि जो पूरा था ना क्रिकेट, वो कितना था 49% था, क्रिकेट पूरा 49% है, ठीक है। और जब क्रिकेट 49% है और ये जो टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है और रग्बी है कितना आ गया 26%, तो 49 और 26 कितना होगा 75, कितना बन गया 75। तो बी जेड और बी प्लस जेड, तो क्या बन गया बी प्लस जेड। देखो यहाँ पे आपको पता ना ये बी है और ये कितना बी प्लस जेड और ये कितना जेड है। जब ये पूरा का पूरा क्रिकेट जो है ये 49% है और ये टेबल टेनिस और रग्बी मिला के कितना है, सॉरी टेनिस और बैडमिंटन मिला के कितना था 26% था, 26% था। तो 49, 49 और 26 कितना होता है 75। तो ये कितना बच गया बी, पीछे बी बच गया और जेड बच गया और बी प्लस जेड बच गया, तो 2b प्लस 2z इज इक्वल में कितना आ गया आपके पास में 75 में से 100 में से घटेगा ना 75, तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि b प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, b प्लस जेड कितना आना चाहिए, b प्लस जेड आपका कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 12.5 आना चाहिए, 12.5 आना चाहिए। इस बात को समझे। अरे भैया जब b प्लस जेड इज इक्वल टू 12.5 आ गया तो z क्या 16 हो सकता है क्या है? जब b प्लस जेड इज इक्वल टू 12.5 आ गया तो z तो किसी भी में 16 नहीं हो सकता, क्योंकि जब 16 उधर जाएगा तो b तो माइनस में आ जाएगा, b परसेंट माइनस में कैसे हो सकता है। तो मतलब b प्लस जेड इज इक्वल टू जब मैं 12.5 आता है तो b किसी भी हाल में 16 नहीं ले पाऊंगा, सॉरी z किसी भी हाल में 16 नहीं ले पाऊंगा, z की वैल्यू फिक्स हो गई 2.5।
तो z जब 2.5 आया तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 2.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5। अब जैसे ही z की वैल्यू 2.5 आई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, b कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा अपने पास, ये 10 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, b प्लस जेड है, और b प्लस जेड कितना था 12.5 था, ये कितना था 12.5। क्या इसमें किसी प्राणी को कोई दिक्कत आई, क्या इतना बताने में किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत आई आपके, क्या कोई दिक्कत आई? अब एग्जैक्टली 1 की बात करता हूँ, अब ध्यान देना, अब थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान देना। अब आपके पास में एक चीज़ और थी, b की वैल्यू 10 निकल गई, ठीक है कोई बात नहीं, i की वैल्यू 6 आ गई, सब कुछ आ रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एग्जैक्टली 1 की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली 1 में कौन सा आता है, a आता है, 10 आता है, 12.5 आता है, और 7.5 आता है, और 12.5 आता है। तो देखो एग्जैक्टली 1 के अंदर a रह गया, और एग्जैक्टली 1 में है कितने, 65% है, एग्जैक्टली 1 में है कितने, 65% है। तो a प्लस 12.5, ये भी एग्जैक्टली 1 है, 10 तो 22.5 हो गया, और 22.5, और ये देखो 7.5 और 12.5 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। ये कितना था पहले, ये था 22.5 और 20 कितना हो गया 22.5, टोटल कितना है 65। पीछे कितना बच जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 22.5 आ जाएगी, आएगी ना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.5, तो ये कितना हो जाएगा, ए 22.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेट मी जस्ट ओपन माय फोन, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 22.5। कौन सा बच गया जवानों, डी और ई बच गया, डी और ई बच गया अपने पास में, है ना, डी और ई। जी अपने पास में पता है, जी कितना था, जी तो कितना था, जी तो 6 था ना, अरे जी तो 9 था, जी तो 9 था, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 तो कितना था 9 था, मतलब जी कितना 9 है, जी कितना 9 है, ये 9%, पूरा 100% ले रहा हूँ, सबको मैं परसेंट वाइज ले रहा हूँ, ठीक है 9% आ गया। डी और ई बच गया, डी और ई कैसे निकालेंगे, डी और ई इज इक्वल टू, देखो आई से आई कट जाएगा, और अगर मैं पूरे को 100% मानूं, पूरे को अगर मैं 100% मानता हूँ, इसमें कुछ और गिवन है क्या कहीं पे भी कि एच इतना है वगैरह वगैरह कुछ दिए है, मतलब इसके अलावा तो कुछ निकाल नहीं सकते यार। डी और ई का जो परसेंट देखो, डी और ई का टोटल तो निकल जाएगा अपने पास में, टोटल तो कैसे निकलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 में से घटा देंगे, टोटल एग्जैक्टली 2 कितना है आपको पता है 26% है, 26%, उसमें से कौन सा घटा देंगे, एग्जैक्ट 2 में देखो 2.5 ये भी आ रहा है, और 6 ये भी आ रहा है, तो डी और ई की जो फिक्स वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो डी और ई की फिक्स वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एग्जैक्ट 2 वाले घटा देते 8.5 को घटा देता हूँ, 6.5 और 2.5, ये रहा, ये रहा। तो जब मैं 26 में से 8.5 को घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 17.5 बचेगा, ठीक है, 17 और 25.5 26 बन जाएगा, तो डी और ई की 17.5 वैल्यू आ जाएगी। तो इतना हम डिकोड इसमें से पूरा कर सकते हैं। देखो इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, अंदर वाली आ गई, ये भी आ गया, 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 सिर्फ डी और ई बच गया, और डी और ई को हम क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी लिंक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऐसे हम लिंक करते हैं आपस में क्वेश्चन को, ऐसे हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं आपस में, ये होता है लिंक करने का तरीका। इसके क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपस में चीज़ों को लिंक किया जाता है, ठीक है। पहले पूरा पढ़ते हैं आराम से, पढ़ने के बाद में कैसे कैसे करते करते, इसके क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो लिंक करना जरूरी है, क्वेश्चन इसकी ईजी है, वेन डायग्राम में क्वेश्चन हमेशा ईजी होते हैं, तो वेन डायग्राम में आपको क्वेश्चन को लेने की कोई इतना कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता, लेकिन आपको वेन डायग्राम को समझना जरूरी होता है कि कैसे एसबीआईपीओ लेवल के क्वेश्चंस को, आईबीपीएस लेवल के क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं, समझते हैं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आया तो कोई इतना लोड लेने का जरूरत आपको है नहीं, एक बार इसको वापस भी रिवाइज करके देख सकते हो, आप इसको वापस देख सकते हो कैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किया। तो 3 वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही गजब लेवल के हमने डीआई कंप्लीट करें, तीनों डीआईस मैं यकीन मान सकता हूँ कि एसबीआईपीओ में, आईबीपीएस में इससे हाईएस्ट लेवल के डीआईस पॉसिबल ही नहीं है, पूछना पॉसिबल ही नहीं। हम उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिठा लेंगे ना अपने दिमाग के अंदर कि कैसा भी पेपर आ जाए, अंडरस्टैंडिंग बिठाना। मैं दोस्तों आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ, मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि, एक मिनट रुको, थोड़ी सी बात करता हूँ मैं आपसे, बहुत दिन हो गए ना आपको, थोड़ा लताड़ता हूँ मैं आपको। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अभी इस टाइम पे, ये टाइम ऐसा है कि
इस टाइम पे जितनी अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हो ना, जितना आप टाइम लगा सकते हो चीज़ों को, उतना टाइम लगाओ अभी। अभी टाइम लगाने का टाइम है, अभी टाइम बचाने का टाइम नहीं है कि यार हमें फास्ट फास्ट क्वेश्चन करने हैं, हमें ना ये फटाफट 2 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, वो सब बाद की बातें होते हैं दोस्तों। अभी जितना टाइम कॉन्सेप्ट पे बिता सकते हो, जितना टाइम किसी क्वेश्चन पे बिताते हो ना, उस क्वेश्चन को लेके अंडरस्टैंडिंग होती है। मैंने अपनी क्वांट कैसे, मैं इतना नहीं आता दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रही बात, मेरा कोई ऐसा कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत, मैंने चीज़ों को टाइम लगाया, टाइम दिया मैंने उनको, मैंने बिताया उन पे, यार कैसे ये आया, कैसे ये आया, कैसे उसके लॉजिक को समझा, डेप्थ तक गया। बस वो डेप्थ का भाई जब टाइम दिया, टाइम देना अल्टीमेट चीज़ है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन देख के मैं भागा नहीं, कभी लाइफ में नहीं भागा। अगर कोई बड़ा कुछ कुछ लॉजिकल कुछ ऐसा, अगर कभी लाइफ में नहीं भागा, कुछ अलग ही आ गया, कुछ समझने की कोशिश करी, उसको बहुत देर तक समझने की कोशिश करी, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई ना चीज़ों को लेके कि मेरे को लगता था यार, एक टाइम पे मेरे को लगता था, ये 1 डेढ़ साल पहले की बात है, 1 2 साल पहले लगता था मेरे को ये कि इससे ज़्यादा मेरी स्पीड नहीं हो सकती। वो तब होता है, एक लाइन में बहुत एक सुंदर कॉट है कि द मोर यू गेन, द मोर नॉलेज यू गेन, द मोर यू नो दैट, कि आपको पता चलता है कि यार आप में उतना ही कम नॉलेज है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान को अचीव करते हो, ज्ञान को लेते हो, उतना आपको पता लगता है कि अपने बहुत कम है, अभी हमें बहुत कम है। वो चीज़ है, एक टाइम में मेरे को ऐसा लगता था कि यार कुछ भी हो जाए ना, साला कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा मेरी स्पीड नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, मतलब कोई इससे ज़्यादा कैसे फास्ट कर सकता है। ये एक टाइम की बात है जब मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी। अब मैं बताऊँ तो अब उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी है। वो मैं जो एग्ज़ाम, आपको लगता है कि मैं कभी भी सिली मिस्टेक कर देता हूँ, वो कब तब होती है जब मैं एकदम एक्सट्रीम लो एफिशिएंसी के अंदर, लो एनर्जी के अंदर आपको पढ़ाता हूँ। एक ये अभी रात के 1 बज के 6 मिनट हो रहे हैं, 1 बज के 6 मिनट, रात का 1 बज के 6 मिनट, ये कब है? जब मैं ऑफिस के अंदर सब कुछ काम करके आया हूँ। आपको पता है बैंक का क्या हाल होता है, ऐसा मत समझो। तो उसका होता है थोड़ा सा, लेकिन मैं ये फील नहीं होता, क्योंकि मैं ये जो है ना, व्हाट आई, मतलब मैं पसंद करता हूँ इस काम को करना। तो थकान नहीं होती है यहाँ पे, बेस्ट मोमेंट होता है, वो थकान नहीं होती, वो अलग चीज़ है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, टाइम बिताना है चीज़ों पे, टाइम बिताना है, टाइम लगाना है, टाइम लगाओगे उतना अच्छा होगा, उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। समझ रहे हो? वही चीज़ है यार, भागो मत चीज़ों को देख के, मेरे कहने का वही मतलब होता है, भागो मत, थोड़ा सा टाइम लगाओ, अंडरस्टैंडिंग बिठाओ। अभी 30 40 क्लासेस के अंदर, 50 क्लासेस के अंदर आप अंडरस्टैंडिंग बिठाओ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को जो लेके आता हूँ ना, वो बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ नया सिखा के आपको जाए, चाहे वो अप्रोच हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ नया सिखा के जाए। मेरी हमेशा प्रैक्टिस ये रहती है। तो ऐसे करते करते, धीरे धीरे करते करते, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, जो आपको एक नए लेवल का अंडरस्टैंडिंग दे देगी। तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब बाद में भागोगे, जब एग्जाम पास में आएगा तब भागोगे, इससे अच्छा अभी भाग लो, थोड़ा सा टाइम लगा लो। वही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत खूबसूरत डीआई थे और बहुत लॉजिकल, मुझे बहुत मज़ा आया क्लास लेके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।